नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का इस वीडियो में। ये जो लेक्चर है श्रम विधि से जुड़ा हुआ है, यानी कि लेबर लॉ से। जनरली हम अपने पूरे एलएलबी कोर्स में श्रम विधि 2 पार्ट में पढ़ते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हम 2 पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट और सेकंड। वैसे ही यहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिलती है। ये लेबर लॉ सेकंड है, इसमें 4 अधिनियमों की बात की जाएगी। छोटे-छोटे अधिनियम हैं जिनको चारों को शफ़ल करके एक साथ बनाया जाता है। सभी यूनिवर्सिटियों में ऐसे ही चलता है। तो 4 अधिनियम इसमें रहेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी है। तो ये मैराथन कंप्लीट होने जा रही है जिसमें मोस्टली सभी चीज़ों को कवर किया है। 99% चीज़ें इसी से देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें कवर रहती हैं, इसमें थ्योरी देखने को मिलती ही और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे। चलिए बगैर किसी देरी की चीज़ें शुरू करते हैं और ये अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक दी गई हैं। आप चाहें तो जैसे टेलीग्राम ये है, टेलीग्राम पे जुड़ कर के इसकी पीडीएफ को आसानी से ले सकते हैं। पीडीएफ लेक्चर अपलोड होने के पास आपको मिल जाएगी। और ये लीगल सेट का खुद का अपना एक इंस्टाग्राम चैनल है जिस पे आपको लीगल शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस मिलती रहती हैं जिसके माध्यम से छोटे-छोटे आर्टिकल्स चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हो। वही सेम चीज़ आपको इस फेसबुक पेज पे भी मिल जाता है। साथ में ये व्हाट्सएप की भी पेज की लिंक दी गई है। जो भी भाई व्हाट्सएप चलाता है तो उस पे भी पर्याप्त अपडेट देखने को मिल जाती है। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं इस पेज पे मिल जाती हैं। आप इनसे जाकर के जुड़ सकते हो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं लेबर लॉ सेकंड आज का अपना जो मैराथन है। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। तो ये पहला एक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमें 3 एक्ट और पढ़ने हैं। तो इस कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम क्या है? सीधी सी बात है। इस अधिनियम के तहत सभी जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको बीमित किया जाता है। बीमित का मतलब उनकी इंश्योरेंस की जाती है। कोई भी क्षति या हानि होने पर उनको कंपनियां इंश्योरेंस कवर करके देती हैं या उनकी मदद करती हैं, चाहे वो मेडिकल कंडीशन से जुड़ी हो। तो कैसे शुरू हुआ, कैसे बना, उसका एक परिप्रेक्ष्य, इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बोलेंगे, वो ये दिया गया है। तो बात की जाए भारत में औद्योगिकरण जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि जब भारत में धीरे-धीरे फैक्ट्रियाँ लग रही थी, है ना? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ते प्रभाव के साथ ही फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों यानी कि मज़दूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। कौन-सी सुरक्षा? सामाजिक, यानी कि जो मज़दूर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। तो इस वजह से यहाँ पे आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम बनाने की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, तब नहीं था, तब क्या व्यवस्था थी उसको देखते हैं। जैसे बात करें प्रारंभिक स्थिति में, यानी कि 1948 से पहले, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले कैसे चलता था सभी श्रमिकों यानी कि मज़दूरों को सुरक्षा के लिए। तो ब्रिटिश शासन में जो भी मज़दूर थे, मज़दूरों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। और जैसे ही ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति आई, जिसके कारण मज़दूरों को कई खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था, जिसके कारण कुछ दुर्घटनाएँ और बीमारी देखने को मिलती हैं। कहने की बात है कि औद्योगिकरण की क्रांति आती कि दुनिया में सब जगह पर फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं तेज़ी से। दुनिया भर में को जिनको भी डेवलप्ड होना है सब लोग धीरे-धीरे कारखाने, फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जब फैक्ट्री में काम करेंगे तो खतरा भी बढ़ेगा, तो दुर्घटना, बीमारियाँ भी देखने को मिली। उस समय पे 1923 में एक एक्ट चलता था जिसको कारखाना अधिनियम के तहत वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 कहा गया था। तो इस कंपनसेशन का मतलब है जब किसी भी काम के दौरान किसी कार्यस्थल पर व्यक्ति चोटिल हो जाए, कोई बीमारी से ग्रसित हो जाए, कोई बड़ी चोट लग जाए, तो उसको मुआवजा मिलता था। केवल मुआवजा दिया जाता था अगर वो चोटिल हो जाए। तो इस वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में इतनी सी चीज़ देखने को मिलती थी। तो क्या ये पर्याप्त पर्याप्त है? नहीं है, तो ये अपर्याप्त था। इसलिए हमें इस अधिनियम को लाने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ आईएलओ का यहाँ पे
गठन होता है। आईएलओ मतलब जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट की बात आई, तो देखने को मिलती है कि आईएलओ ने 1927 की रिपोर्ट में भारत में श्रमिकों के लिए एक व्यापक बीमा योजना की सिफारिश की थी। तो आईएलओ है आपका, यूएन से पहले गठन हुआ था। यूएन का गठन 1945 में हुआ था। इसका 1920 से शुरुआत हो गया था, 1920-22 के बीच में इसका गठन हो जाता है ना? क्यों हो जाता? क्योंकि दुनिया भर में बंधुआ मज़दूरी चल रही थी। लोगों को, मज़दूरों को ऐसे बना लिया जाता था जैसे व्यक्ति व्यक्ति नहीं, वो किसी की जागीर हो, उसको बंधुआ बना लिया जाता था। गुलामी कराई जाती थी। उनके कह सकते हो कलाइयों पे मोहर लगा कर के एक नाम दर्ज कर दिया जाता कि तुम हमारे बंधुआ मज़दूर हो। तो ये सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आईएलओ का गठन होता है, और उसके बाद 27 में भारत में भी रिपोर्ट भेजी जाती है और सिफ़ारिश करता है आईएलओ कि भारत में बीमा योजना लागू की जाए। तो उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 के बाद देखने को मिलता है, तो श्रमिकों के कल्याण के लिए एक संगठित समाज सुरक्षा योजना की आवश्यकता महसूस होने लगती है। कब? 1945 के बाद। उसके बाद एक कमेटी बैठती है भारत में 1943 से 45 के बीच में, बीपी अधरकर कमेटी का नाम दिया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसमें एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें श्रमिकों के लिए बीमा योजना लागू करने की सिफारिश की गई, और समिति ने यूरोप के मॉडल जैसे जर्मनी और ब्रिटेन ने अपनाया था, उसका सुझाव दिया कि भाई जैसे यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट। उस कॉन्टिनेंट के अंदर अलग-अलग देश हैं, तो उस देशों में किस तरीके से मज़दूरों के लिए बीमा योजना चलती है, वैसी ही योजना क्यों ना भारत में लागू की जाए, इस समिति ने ऐसा बोला। फिर आता है हमारा यहाँ पे निर्माण इस अधिनियम का। तो 1948 में इसका निर्माण देखने को मिलता है। तो 19 अप्रैल 1948 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पारित किया गया, मतलब उसको पेश किया गया। इसे 1952 में लागू किया गया, और शुरुआत में इसे कानपुर और दिल्ली में लागू किया गया। क्यों? क्योंकि कानपुर नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। मैनचेस्टर मतलब कह सकते हो, मैनचेस्टर एक ब्रिटेन यानी कि यूके का देश है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उद्योग होता है। तो ऐसे ही अपने नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा उद्योग कानपुर क्षेत्र में देखने को मिलता था। तो कानपुर और दिल्ली में इसको लागू किया गया, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं कारखानों में, है ना? इस अधिनियम के तहत राज्य बीमा निगम, जिसको ईएसआई का गठन किया गया। इसका नाम बार-बार आएगा, ध्यान रखना। ईएसआईसी, है ना? इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना? तो ईएसआई का गठन किया गया जिससे ये योजना चल सके कि भाई इन लोगों का बीमा कौन करेगा? तो ये निगम करेगा। जैसे हम लोगों ने एलआईसी का नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना? तो जीवन बीमा निगम बोलते हैं। ऐसे ही भाई लोगों को काम करने के लिए ईएसआईसी का गठन किया गया। उसके बाद क्या होता है, समय के साथ इसका क्या विकास हुआ, तो उसमें समय के साथ संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी, जिससे अधिक और कर्मचारियों को उस योजना का लाभ मिले। तो शुरुआत में ये केवल कारखानों तक सीमित था, है ना? लेकिन बाद में वैसे अस्पतालों, दुकानों, जो भी रेस्टोरेंट हैं और आपके सिनेमा हॉल हैं, निजी संस्थान, जहाँ पे भी कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों के लिए इसको लागू किया गया। जहाँ कर्मचारी काम करेंगे, वहाँ पे उनका ईएसआईसी सी की तरफ से क्या होगा, एक आपका बीमा कराया जाएगा, जिससे उनकी सिक्योरिटी निश्चित की जा सके। फिर इस अधिनियम का कुछ उद्देश्य होगा, है ना? कोई अधिनियम बनता है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव यानी कि एम होता है, क्यों बनाया जा रहा है? तो इसमें क्या था उद्देश्य? श्रमिकों को एक अच्छी चिकित्सा मिले, है ना? आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिले। मतलब श्रमिक जब बीमार हो, चोटिल हो या कोई भी अनहोनी है, तो उनको यहाँ पे कवर किया जाए। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिले, मतलब अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को चलाए रखने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। बीमारियों, मातृत्व यानी कि मैटरनिटी लीव होती है, जो महिलाओं को बच्चा पैदा होने के समय में दी जाती है। चोटों, कोई विकलांग हो गया या मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवारजनों को सहायता देना इसका मेन उद्देश्य था। इतनी चीज़ों को कवर कर रहा था ये एक्ट। देखते हैं। तो ये चीज़ पहले तो पता होनी चाहिए कि इस अधिनियम जो कि 1948 में आपका ये बना, और इसमें 100 धाराएँ और 9 भाग हैं, है ना? ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 100 सेक्शंस हैं और 9 इसमें चैप्टर्स यानी कि आपके अध्याय हैं।
देखिए, श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एक मुद्दा था। यदि कोई श्रमिक बीमार हो जाता है, तो उसको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, पहला उद्देश्य था। इसमें मातृत्व लाभ, बेरोजगारी भत्ता भी दिए जाते थे। मातृत्व लाभ का मतलब कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या-क्या सुविधाएँ मिलनी चाहिए। जैसे महिला प्रेग्नेंट है, तो 6 महीने तक उसको छुट्टी मिल जाती है। उस छुट्टी ऑफ मिलने के बाद भी उसकी पूरी वहाँ पे सैलरी मिलेगी, है ना? कोई व्यक्ति अगर काम से बाहर निकल जाता तो बेरोजगारी भत्ता, या कोई एम्प्लॉयी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं लग पा रही है, तो वो सब भत्ता मिलना भी सुरक्षा दी गई। कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर सहायता, यदि कोई कर्मचारी काम के दौरान घायल हो जाता है, तो उसको एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए, है ना? और यहाँ पे मृत्यु या विकलांगता होने पर परिवार को क्या मिलेगा? जैसे किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को पेंशन या सहायता राशि देना सुनिश्चित किया गया। उसके बाद देखा गया कि भई इनकी जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ है, तो बेहतर चिकित्सा सेवाएँ और जो भी आर्थिक सुविधाएँ हैं, इनके जीवन को सुधारने के लिए यहाँ पे ये उद्देश्य रखे गए। अगर बात करी जाए परिभाषाओं की, तो धारा 2 में इनकी सबकी परिभाषाएँ दी गई हैं। अच्छा, एक बात याद रखना है, जितने भी हम लिखित पेपर देंगे, है ना? अपने लॉ के या किसी के भी, तो उन लिखित पेपर में आपको विशेष ध्यान देना है कॉन्सेप्टों पे। क्योंकि एक बात ध्यान रखना है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, चाहे पुरानी पॉलिसी हो आपकी, ठीक है? 1995 की हो या 65 की हो, इन सभी पॉलिसियों में यहाँ पे टीचिंग का एक लक्ष्य रखा गया है कि व्यक्ति को रटंत प्रणाली से मुक्त रखना है। किसी को रटना नहीं है। आप धारा अगर नहीं लिख पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति उस मुद्दे को सही से समझा पा रहा है। हम एक मानव हैं, ना कि कोई रोबोट जो चीज़ों को रट के रख लेंगे। धारा 2 9 में ये दिया गया है, धारा 2 8 में ये दिया गया है। आप वो बात कह पाएँ, है ना? कि इस अधिनियम में विशेषताएँ क्या हैं? कोई भी जो लॉयर होता है, तो अपनी एक लाइब्रेरी सजा के रखता है, किस लिए? क्योंकि वो आर्टिकल्स एक्ट को अच्छे से समझे, फिर ड्राफ्टिंग करे, फिर अपना पक्ष रखे कोर्ट में। तो हमें उस तरीके से सोच डेवलप करनी, रटने वाली प्रणाली में नहीं घुसना है। तो रटन प्रणाली, यहाँ पे टीचरों को भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जब उनको चेकिंग कराई जाती है, कॉपी चेक करते हैं, तो उस चीज़ को पकड़ते हैं कि भई ऐसा नहीं है कि आपने फैक्ट दे दिए हैं, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। मैं भी जब भी अपनी कोई भी कॉपियाँ लिखता हूँ एग्ज़ामों की, तो मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा चर्चा करता हूँ रेदर देन किसी भी फैक्ट पे। फैक्ट जितने याद हैं, उतने लिख देता हूँ, नहीं याद हैं, तो झूठे दावे नहीं करता हूँ और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। कभी ना बैक लगती है, ना कभी परसेंटेज डाउन जाती है। 70-75% तक समथिंग पहुँच जाती है। अभी से लेकर के करीब 5-6 सालों के अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात की गई है एक छोटी-सी, बताते चलते हैं। देखें, जैसे कर्मचारी, एम्प्लॉयी की बात की गई है, दोनों में दी गई है, यानी कि क्लॉज़ 9 के अंदर देखने को मिलता है कि कर्मचारी की क्या परिभाषा होंगी। जनरली धारा 2 के तहत ही परिभाषाएँ इसमें देखने को मिलती हैं। तो कर्मचारी किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो किसी प्रतिष्ठान यानी कि किसी कंपनी, कारखाने, फैक्ट्री में काम करता है, जिसकी मासिक वेतन सीमा 21,000 तक है, उसे कर्मचारी कहा जाएगा। तो ये किसने उल्लेख किया? एक्ट ने। ये संशोधित क्यों लिख के आ रहा कि पहले मासिक वेतन 9,000 रुपए समथिंग थी, ठीक है? अब 21,000 पहुँच गए। जिसकी मासिक वेतन 21,000 रुपए है, उसे हम कर्मचारी कहेंगे, है ना? बाकी कौन हो जाएँगे? मज़दूर हो जाएँगे। ठीक है। अच्छा, नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर यानी कि जो भर्ती करता है, या मालिक कह सकते हो अपनी दूसरी भाषा। तो 217 में इसकी बात की गई है, तो वह व्यक्ति जो किसी संस्थान, फैक्ट्री में कर्मचारियों को नियुक्त करता है और वेतन देता है। तो हमें 2 पॉइंटों को याद रखना है कि 217 में बताया गया है, जो भई कर्मचारियों को नियुक्त करता, वेतन देता है, वो एम्प्लॉयर हो जाता है। बीमित व्यक्ति यानी कि जिसकी इंश्योरेंस हो चुकी है, तो वो 214 में बताया गया, वह कर्मचारी जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत है यानी कि रजिस्टर्ड है और उसे ईएसआई में योगदान किया। ईएसआई मतलब जैसे एलआईसी बनी है, ऐसे ही ईएसआई बनाई गई है, जिसमें वो कुछ धनराशि जमा करता हो हमारी इंश्योरेंस के लिए, तो योगदान दिया जाता हो। तो जिस व्यक्ति ने किसी ईएसआई में अपनी, ये कह सकते हो, पंजीकृत कराने के बाद निश्चित धनराशि जमा कर रहा है, वो बीमित व्यक्ति हो जाता है।
अच्छा, बीमा निधि की बात की गई तो इंश्योरेंस फंड की बात की गई है। वह कोष कोष मतलब कह सकते हो एक पैसे जमा करने की एक व्यवस्था जिसको कोष बोलते हैं, जिसमें कर्मचारी नियोक्ताओं का योगदान जमा होता है, जिसका उपयोग बीमित व्यक्तियों को लाभ देने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात, सरकार एक फंड में कुछ रुपए जमा करा रही है, ठीक है। मान लो आपसे 50% आपसे कमा रही है, जमा करा रही है, ठीक है। 30% कंपनी से जमा करा रही है, 20% सरकार खुद कर रही है, टोटल हो गया 100%। तो वो आपको मिलेगा जब आपको जरूरत होगी, तो बीमा निधि हो गई वो, ठीक है। कारखाना फैक्ट्री को बोलते हैं, वह स्थान जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी बिजली के साथ या 20 कर्मचारी बिना बिजली के साथ कार्य करते हैं, उसको हम कारखाना कहते हैं, है ना। तो कारखाना की परिभाषा सीधी बात है, कम से कम 10 कर्मचारी होना चाहिए, प्लस बिजली में काम करते हो, है ना। और अगर 20 कर्मचारी हैं, बिजली नहीं भी है, तब भी उसको कारखाना कहा जाएगा। बात करते हैं रोग यानी कि सिकनेस की। 2 में बताया गया है, कोई भी ऐसा शारीरिक या मानसिक विकार यानी कि बीमारी जो श्रमिकों को अस्थायी रूप से काम करने में असक्षम यानी कि कमजोर बना देता है। अस्थायी मतलब टेम्परेरी तौर से कमजोर बना जाता है, उसको हम बीमारी या रोग कहेंगे, ठीक है। रोग चोट यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी की बात की गई है। तो 8 में ऐसी चोट या बीमारी जो कार्य के दौरान या कार्य से जुड़े कारणों से हुई हो, मतलब ऐसी कोई बीमारी जो काम करने के दौरान आपको हो गई हो। जैसे मान लो आप किसी कोयला फैक्ट्री में काम कर रहे हो, है ना, उसके धुएं से आपको लंग्स में कोई दिक्कत आने लग गई, तो क्या होगा, वो आपको एम्प्लॉयमेंट इंजरी मानी जाएगी, क्योंकि आप काम करने के दौरान मान लो किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे नॉइज ज़्यादा आती है, आवाज़, आपके कानों की आवाज़ सुनने की क्षमता कम हो गई है, तो वो सभी रोग चोटें हो रोजगार चोटें हो जाती हैं, ठीक है। तो योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन 2-4 में नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा दिया गया भय अंशदान जो ईएसआई फंड में जमा किया जाता है, वो कंट्रीब्यूशन हो जाता है। किसमें जमा किया जाता है? कोष में जमा किया जाता है, या कह सकते हो फंड में जमा किया जाता है। निगमन यानी कि कॉर्पोरेशन 2-6 में, तो कर्मचारी राज्य बीमा नियम निगमन ईएसआईसी जो इस अधिनियम के तहत सभी लाभों को नियंत्रित करता है, वो आपका क्या होगा, उसको निगम बोलेंगे या कॉर्पोरेशन बोलेंगे। तो संस्था की भी परिभाषा यहाँ दी गई है ना। लाभ अवधि की बात की गई, वह अवधि जिसमें कर्मचारी को योगदान के आधार पर बीमा लाभ मिलता है। तो भाई बीमा लाभ कैसे मिलता है, कर्मचारी कैसा योगदान देता है। जैसे हमने बोला कि 10 लाख का कवर है हमारे बीमा पे, जब हमारे मान लो हमने कोई बीमारी के लिए कराया कि भाई कोई भी बीमारी हुई, तो हम उसमें प्रीमियम जमा करते हैं, मान लो 1000 रुपए महीने का कर रहे हैं, कोई बीमारी हो जाती तो 10 लाख रुपए तक का हमें इलाज फ्री मिल जाएगा। तो वो लाभ अवधि आपका बीमारी का कवर हो जाता है। अब इसी में तीसरा अध्याय देखने को मिलता है जिसको एम्प्लॉयमेंट इंजरी का नाम दिया गया है, या व्यवसाय जनित बीमारियां, जो व्यवसाय करने के दौरान बीमारियां होती हैं उनको बोलते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति या चोट जो किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के दौरान किसी दुर्घटना या व्यवसाय जनित बीमारी के कारण होती है। मतलब यही है, काम करने के दौरान कोई भी ऐसी बीमारी हो रही है जो काम से हुई है, उसको व्यवसाय जनित बीमारी कहेंगे। इसकी परिभाषा 2-8 में दी गई है कि मतलब किसी दुर्घटना या व्यावसायिक बीमारी से हुई व्यक्तिगत चोट जो कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान हुई हो या बीमा योजना के तहत कवर हो, है ना, जिसको बीमा योजना में कवर किया गया हो या उसको यहाँ सेवा के दौरान किया गया हो, तो व्यवसाय जनित बीमारी का पता होना चाहिए जो काम करने के दौरान किसी को हुई है। अच्छा, पॉइंट बात करते हैं काम के दौरान कुछ दुर्घटनाएं। जैसे कर्मचारी को काम के दौरान या कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित गतिविधियों के दौरान कोई चोट लगती है, जैसे मशीन पर काम करते समय हाथ कट जाना, है ना। तो क्यों बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि कवर कैसे होगा ईएसआई की तरह जो आपकी संस्था है वो कैसे कवर करेगी इस चीज को। तो भाई इस तरीके से कवर करेंगी, इन पॉइंटों को ध्यान देती है वो, है ना। जैसे कार्य से संबंधित यात्रा, ऐसी यदि कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी कार्यस्थल से दूसरे स्थल पर जाते समय दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी माना जाएगा। जैसे ऑफिस मीटिंग के लिए सफर करते समय सड़क पर दुर्घटना, आप ऑफिस से निकल के 5 बजे मान लो ऑफिस से ड्यूटी ऑफ हो गई, आप घर जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप वर्किंग के दौरान नहीं माने जाओगे। इस छोटे से पॉइंट को समझना है, तो ये तब आपको कवर नहीं मिलेगा।
अच्छा, व्यावसायिक बीमारी की बात की गई, ऑक्यूपेशनल डिजीज़, कुछ बीमारियाँ जो लंबे समय तक विशेष प्रकार के कारणों के कारण होती हैं, तो उसको एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहा जाता है। मतलब लंबे समय तक विशेष प्रकार के कार्य करने के कारण। भाई लंबे समय से हम कार्य कर रहे हैं, जैसे जैसे कोयले खदान में काम करने वाले मज़दूरों में होने वाली सिलिकोसिस बीमारी, तो वो व्यावसायिक बीमारी हो जाती है। जैसे व्यक्ति को यहाँ पे खून की उल्टियाँ होना या कह सकते हो लंग कैंसर होना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दुर्घटना कार्यस्थल के बाहर, यानी कि यदि कोई कर्मचारी कार्यस्थल के बाहर लेकिन काम से संबंधित गतिविधियों में दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी में आ जाएगा। यानी किसी कर्मचारी को कंपनी के निर्देश में किसी ग्राहक के पास भेजा गया है, तो दुर्घटना हुई है, तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी के अंदर आएगा। इसका मतलब उस पे ये चीज़ें कवर होगी जो ऊपर हमने बता दिया है। अगर मान लीजिए अपने पर्सनली किसी काम से गया, तो उसके कवर अंदर कवर नहीं होता है। अच्छा, इस एक्ट में एम्प्लॉयमेंट ड्यूटी के कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि एक होता है सिकनेस बेनिफिट, यानी बीमारी की स्थिति में नगद सहायता मिलना। अस्थायी स्थायी विकलांगता पर मुआवजा, यानी कि जब कोई टेम्परेरी तौर से हम विकलांग हो गए हैं, है ना? एक स्थायी विकलांग हो गए, टेम्परेरी तौर से मतलब हाथ टूट गए हमारा और अब प्लास्टर चढ़ गया है, 2 महीने में सही होंगे, है ना? एक है हाथ कट जाना, तो 2 चीज़ें हो गई हैं। एक होता है डिपेंडेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट मतलब मृत्यु के बाद, कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलना। तो इस एक्ट के तहत इस आपको ईएसआई के अंदर जो है, उसको आपको बेनिफिट मिलता है। एक मेडिकल बेनिफिट, यानी कर्मचारी उसके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान मिलना। तो ये सब चीज़ें उस आपके बीमा अधिनियम के तहत कवर की जाती हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण केस लॉज़ हैं, जैसे कि रीजनल डायरेक्टर ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन और फ्रांसिस डी कोस्टा का एक मामला 1997 का है, जिसमें बताया कार्यस्थल से घर जाते समय एक्सीडेंट को एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं माना जाएगा। जब हम घर जा रहे हैं तो उसको भाई काम में तो जोड़ा ही नहीं जाएगा, जब तक कि वह कार से संबंधित यात्रा का हिस्सा ना हो। तो इस व्यक्ति के द्वारा ऐसा देखने को मिलता है, तो वो हिस्सा नहीं माना गया, उसकी बीमा में कवर नहीं होगा। दूसरा था ईएसआईसी वर्सेस एल रेंगो राव का था। इसमें काम से संबंधित किसी दुर्घटना में लगी चोट को एम्प्लॉयमेंट इंजरी माना जाएगा, भले ही दुर्घटना कार्यस्थल से बाहर कोई है। तो भाई अगर काम के दौरान आप जा रहे हो तब इंजरी हुई है, तो भाई आप कवर हो गए। अगर काम के दौरान नहीं, आप अपनी पर्सनली काम से घर जा रहे हो, तो आप कवर नहीं होगे, है ना? आप चौथे अध्याय को देखते हैं। चौथा अध्याय क्या बोलता है? एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी, जो एम्प्लॉय होता है उसकी जिम्मेदारी किसके लिए? दुर्घटनाओं के लिए। अगर कोई भी दुर्घटना होती है कर्मचारी के साथ, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? मालिक की जिम्मेदारी होगी। तो इस अधिनियम में बताया गया कि नियोक्ता की जिम्मेदारी मुख्य रूप से धारा 51A से लेके 51E के अंतर्गत देखने को मिलती है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भाई कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटना, चोटों और बीमारियों को सुरक्षा देना है। तो क्या होती है मालिक की जिम्मेदारी या नियोक्ता की जिम्मेदारी? तो यह जिम्मेदारी होती है कि ईएसआई स्कीम के अंतर्गत बीमित करें, यानी कि सभी लोगों को इस अधिनियम स्कीम के तहत हर व्यक्ति का इंश्योरेंस करें या बीमित करें, है ना? और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट करें कि भाई ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई, इसको कवर चाहिए है। तो क्या होता है, अगर दुर्घटना कार्यस्थल पर यदि कोई कर्मचारी काम के दौरान घायल होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, या है ना, तो नियोक्ता को ईएसआई स्कीम के तहत लाभ देने होंगे। किसको देने होंगे? मालिक को देने होंगे, ईएसआई स्कीम के तहत जो ईएसआई में दी गई है। तो 51 ये में बताया गया, यदि किसी बीमित कर्मचारी की मृत्यु या चोट कार्यस्थल पर या कार्य संबंधित कोई भी गतिविधि के दौरान होता है, तो उस अधिनियम के तहत उसको कवर किया जाएगा और उसको मुआवजा मिलेगा। अगर मान लीजिए दुर्घटना कार्यस्थल से बाहर हुई लेकिन काम से जुड़ी हुई हो, है ना? मतलब जगह से बाहर हो, फैक्ट्री से, लेकिन उस काम के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि ट्रैवलिंग उसी पर्पज़ से हो रहा हो। तो जैसे काम से बाहर गए, मतलब यदि कर्मचारी कंपनी के काम से कहीं बाहर गया और दुर्घटना हो गई है, तब भी नियोक्ता की ज़िम्मेदारी हुई। जैसे किसी कर्मचारी के निर्देश पर किसी क्लाइंट से मिलने भेजा और वहाँ उसकी दुर्घटना हुई, तब भी वो कवर होगा, है ना? जैसे यहाँ पे बताया गया है नियोक्ताओं की विशेष जिम्मेदारियों का प्रावधान क्या है, क्या बने में बताया गया है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी का अनुमान, अगर किसी कर्मचारी को नौकरी के दौरान चोट लगती है, तो यह माना जाएगा कि वह एम्प्लॉयमेंट इंजरी होगा, वो मुआवजा मिलेगा। 51C में बोला है कि हादसे की स्थिति में नियोक्ता की जिम्मेदारी, यदि कर्मचारी अपने कार्यस्थल आते जाते समय दुर्घटना का शिकार होता है, तो भी उसे एम्प्लॉयमेंट इंजरी माना जाएगा,
अगर यात्रा नियोक्ता द्वारा प्रदान किए वाहन से हो रही है, अगर मतलब मालिक के द्वारा आदेशों के अनुसार हो रही है तो उसको कवर किया जाएगा, है ना? जैसे बस से यात्रा करना, किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया तो कवर होगा इसके तहत। अभी हमने बात की थी व्यावसायिक बीमारियों की, तो व्यावसायिक बीमारियाँ वही विशेष उद्योगों में काम करने के कारण कोई बीमारियों से पीड़ित हो जाता है, तो इस एक्ट के तहत माना जाएगा, नियोक्ता की ज़िम्मेदारी होगी तो उसको चिकित्सा सुविधाएँ इस स्कीम के तहत दी जाएँगी, ठीक है? जैसे कोयला खदान में काम करने वाले मज़दूरों को सिरोसिस हो जाने का खतरा होता है, बीमारी से होने वाली विकलांगता, अगर किसी कर्मचारी को काम के दौरान कोई बीमारी हो जाती है या स्थायी रूप से वो असक्षम यानी कमज़ोर हो जाता है, तो उसे डिसेबिलिटी वाला आपका बेनिफिट है वो सभी मिलेगा, विकलांगता वाला जो भी उसको बेनिफिट मिलनी चाहिए था, है ना? नियोक्ता द्वारा सुरक्षा उपायों की अगर अनदेखी होती उस वजह से तो कोई दुर्घटना होती तब। यदि ये साबित हो जाता है कि नियोक्ता ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की है जिसके कारण दुर्घटना हुई, तब भी नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर भी मुआवजा की यहाँ पे प्रावधान देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ मतलब एम्प्लॉयर यानी कि मालिक की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। सबसे पहले ईएसआई पंजीकरण, सभी योग्य कर्मचारियों का ईएसआई के तहत बीमा कराना अनिवार्य है। जितने भी काम करने वाले कर्मचारी उनका बीमा कराया जाए और उनसे कंट्रीब्यूशन देना। नियोक्ता को कर्मचारी के वेतन का एक निर्धारित प्रतिशत ईएसआई में देना। भाई सैलरी से उनको ईएसआई में रुपए जमा कराना है, मालिक की ज़िम्मेदारी। दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग, किसी भी कार्यस्थल पर दुर्घटना हुई हो तो ईएसआईसीसी जो जुड़ने का मतलब कॉर्पोरेशन है यानी कि उस निगम को भेजना होगा, गवर्नमेंट की संस्था को भेजना होगा। और यहाँ पे चिकित्सा लाभ सुनिश्चित करना, ईएसआई अस्पताल और मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान कराना, ये ज़िम्मेदारियाँ मालिक की होंगी जिसने नियुक्त करा हुआ। निर्णय है जैसे रीजनल डायरेक्टर ईएसआई कॉर्पोरेशन फ्रांसी डी कोस्टा का मामला था कि वही जो मामले जो हमने ऊपर चर्चा किए थे वही सेम मामला है कि अगर आते जाते समय दुर्घटना होती है तो उसके जैसे कह सकते हो कार्यस्थल से घर जाते समय दुर्घटना का शिकार होता है कि भाई खुद पर्सनल काम से गए तो वो एम्प्लॉय इंजरी नहीं होगी। अगर मान लो कार्य संबंधित गतिविधियों से कि भाई उससे कंपनी से जुड़ा हुआ है तो उसको एम्प्लॉयमेंट इंजरी माना जाता है। कुछ बेनिफिट की बात की गई है तो यहाँ पे कुछ सामाजिक और आर्थिक बेनिफिट मिलते हैं जो 40 से 73 तक धारा में देखने को मिलते हैं। क्या-क्या बेनिफिट हैं देखते हैं। सबसे पहले चिकित्सा लाभ धारा 56 में देखने को मिलते हैं कि कर्मचारियों और उनके आश्रितों यानी कि छोटे लोगों को जो परिवार के लोग हैं उनको चिकित्सा सुविधा दी जाती है ना? कौन पात्र बीमित कर्मचारी और उसका परिवार पात्र होता है मेडिकल बेनिफिट में अगर ईएसआई की तरफ से उसको बेनिफिट जो मिल रहा है। कोई न्यूनतम योगदान की आवश्यकता नहीं होती, पहले दिन से लागू होता मतलब अगर आपको बीमारी हुई है या कोई दुर्घटना में कोई चीज़ घटित हुई है, तो आपको कोई रुपए देने की ज़रूरत नहीं, पहले दिन से ही लागू होता है। क्या-क्या कवर होता है इसमें देखते हैं। इसमें कवर होता है डॉक्टर की फीस, दवाई, हॉस्पिटल में भर्ती और सर्जरी जो भी मेडिकल से जुड़े हुए बड़े-बड़े खर्च सभी चीज़ें इसमें ईएसआई में कवर किया जाता है। बीमारी लाभ धारा 49 में क्या-क्या होती है देखते हैं। कि अगर बीमित कर्मचारी को कोई बीमारी के कारण छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसे वेतन का एक निश्चित हिस्सा दिया जाएगा, है ना? बीमारी के कारण छुट्टी लेनी होती है तो उसे वेतन का कुछ हिस्सा मिलता है। पात्रता क्या है इसके लिए? पात्रता है कर्मचारी ने कम से कम 78 दिन काम किया हो यानी कि 6 महीने में 6 महीने के अंदर 78 दिन काम किया हो। अधिकतम 91 दिन तक यह लाभ मिलता है मतलब 91 तक अगर आप बीमार रह रहे हो तब तक आपको ये लाभ मिलता रहेगा। औसत वेतन का 70% मतलब आपको ₹100 मिल रहे हैं तो ₹70 आपको वेतन के तौर पर डेली बेसिस पे दिए जाएँगे। ऐसे ही मैटरनिटी बेनिफिट की बात करी जाए मातृत्व लाभ धारा 50 में बताया जाता है जब भी महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उन कर्मचारियों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है मतलब पात्रता है पिछले 1 वर्ष में कम से कम उन्होंने 70 दिन काम किया होगा तो उनको इस मातृत्व लाभ के तहत बेनिफिट मिलेगा है ना। जैसे कितने दिन की बात की जाती है तो 26 सप्ताह तक यानी कि पहली 2 संतानों के लिए 26 सप्ताह तक इनको बेनिफिट मिलेगा और तीसरी संतान में 12 सप्ताह तक यानी कि 12 वीक तक का बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर बात करी जाए विशेष परिस्थितियों में 1 महीने अतिरिक्त इनको सुविधाएँ दी जाती हैं। तो मैटरनिटी लीव भी मिलती है, साथ में जो लीव के साथ आपको कह सकते हो जितनी भी आपकी वेतन है वो
पूरी 100% दी जाती है आपको। ये सुविधाएँ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो औसत वेतन का 100% दिया जाता है, वही चीज़ बताई गई यहाँ पे। अगर अगले पॉइंट पे चले, स्थायी और अस्थायी विकलांगता होती है अगर किसी व्यक्ति को, तो धारा 51 के तहत क्या प्रावधान है देखते हैं। तो इसमें बताया गया अगर कर्मचारी किसी दुर्घटना या व्यावसायिक बीमारी से विकलांग हो जाता है तो उसे नकद मुआवजा दिया जाएगा। क्या-क्या सुविधाएँ होती हैं इसमें देखते हैं। कितने प्रकार की विकलांगता, एक अस्थायी टेम्परेरी, एक परमानेंट होता है। जब चोट ठीक हो सकती है वो अस्थायी है। जब चोट जीवन भर के लिए सही ना हो या व्यक्ति असक्षम हो जाए, है ना? तो क्या भुगतान मिलेगा अस्थायी में? औसत वेतन का 90% तक जब तक काम पे वापस ना आ जाए। और स्थायी के लिए विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर मासिक वेतन तय हो जाती है उस व्यक्ति को। ये सुविधा देनी होती क्योंकि उसका परिवार सुरक्षित बना रहे, है ना? अगर बात करी जाए जब किसी की व्यक्ति होती है तो पारिवारिक लाभ की व्यवस्था उन्होंने यहाँ पे धारा 52 बताया। अगर किसी व्यक्ति कर्म बीमित कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। क्या मिलता है? कौन कौन पात्र होते हैं? कर्मचारी का जीवन साथी, चाहे पति मरा तो पत्नी, पत्नी मरी तो पति। बच्चे जो 25 वर्ष की उम्र से पूर्व पहले की उम्र के हैं, ठीक है? और उनके माता-पिता, है ना? जो भी बीमित व्यक्ति की डेथ हुई है, तो ये लोग इसमें कब्र हो जाते हैं, यानी कि इनको पात्र माना जाता है। यहाँ क्या मिलता है? औसत वेतन का 90% यहाँ पे महीने की पेंशन के तुम में फैमिली पेंशन के तौर पे देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है? और अगर बात की जाए तो इसमें अंतिम संस्कार खर्च, यानी कि जब बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता देखने को मिलती है। यहाँ पे करीब 15,000 रुपए के आसपास उनको यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिए जाते हैं। बेरोजगारी भत्ता को समझते हैं, जिसको राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत चालू किया गया था। क्या है? अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी खो देता है तो कुछ समय के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। कर्मचारी को 2 वर्ष तक ईएसआई के अंतर्गत बीमित होना चाहिए। कहने की बात है, ईएसआई के तहत कर्मचारी 2 साल तक प्रीमियम जमा कर चुका हो, तब उसको ये सुविधा देखने को मिलती है ना? बेरोजगारी की बजाय फैक्ट्री बंद होना हो, या तुम्हें छटनी किया गया हो, या तुम किसी तरह कारण से स्थायी रूप से विकलांग हो गए हो, तब ऐसी सुविधा देखने को मिलती है। औसत वेतन का 50% देखने को मिलता है, अधिकतम 2 वर्ष तक ही दिया जाता है ऐसी स्थिति में। अच्छा, इसकी देखें संरचना, क्षेत्र अधिकार और शक्तियों को देखेंगे तो यह धारा 74 से 82 तक इसकी संरचना की बात की गई है। जुरिडिक्शन यानी कि कितना क्षेत्र अधिकार है, और पावर की बात की गई है। तो इसकी संरचना देखते हैं धारा 74 में क्या बोलती है। ईएसआई कोर्ट एक विशेष न्यायाधिकरण है, यानी कि ईएसआई कोर्ट के जुड़े हुए मामले एक ट्रिब्यूनल में चलते हैं, जिस अधिनियम से जुड़े विवादों को निपटाता एक कोर्ट होता है, ठीक है? जो जिसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ये इसी अधिनियम से जुड़े हुए जितने भी विवाद होंगे इस कोर्ट में चलेंगे। पहली चीज हो गई नियुक्ति। कैसी होती? राज्य सरकार ईएसआई कोर्ट की स्थापना करती है। इसमें न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि जजों की नियुक्ति की जाती है। कौन हो सकता है जज? जो कोई व्यक्ति जो 3 साल तक जिला न्यायाधीश रहा हो, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, या वह व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा इस पद के लिए योग्य समझा जाए। तो 2 मुद्दे हैं, या तो ये रहा हो या तो ये रहा हो। क्षेत्राधिकार की बात करी जाए तो 75 के तहत देखते हैं कौन से मामले देखे जाते हैं। तो इस कोर्ट में कुछ मामले देखते हैं। बीमाकृत व्यक्ति, है ना? और ईएसआई कॉर्पोरेशन के बीच हुआ विवाद, यानी कि जिसका बीमा हुआ है उस बीमित व्यक्ति को कोई दिक्कत आ गई है, मान लो अपना बीमा भंजाने में, क्लेम लगाने में, है ना? तो क्लेम किससे लगाती है? ईएसआई कॉर्पोरेशन को। तो दोनों के बीच के विवाद को निपटाना। रोजगार से जुड़ी कोई भी चोटें हो गई, जुड़ी समस्याएं, भाई व्यक्ति को भाई विकलांगता कितनी है, कितना पैसा मिलना चाहिए, 75%, 80%, तो वो निर्धारण नहीं हो पा रहा है उस नियोक्ता या ईएसआई डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आप कोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे नियोक्ता द्वारा देय योगदान से जुड़े मामले, यानी कि नियोक्ता ने क्या योगदान दिया है ना? जो आपको कंट्रीब्यूशन देता है आपके पैसों से जुड़ा हुआ बीमा कराने के लिए, है ना? ईएसआई के लाभों को अस्वीकार से जुड़े हुए मामले ला सकते हो। इस अधिनियम से जुड़े हुए कोई भी विवाद को आप ले जा सकते हो इन ट्रिब्यूनल्स में, ठीक है?
कौन याचिका दे सकता है? तो बीमित कर्मचारी या उसका मालिक या ईएसआई कॉर्पोरेशन या किसी विवाद से प्रभावित कोई भी अन्य पक्ष, है ना? तो इन सभी जुड़े हुए मामलों से व्यक्ति यहाँ पे अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं। आते हैं शक्तियों की बात करी जाए तो इस ईएसआई कोर्ट में क्या शक्ति हैं? धारा 76 में बताया गया है। तो ईएसआई कोर्ट के पास दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ होती हैं, मतलब कह सकते हो क्रिमिनल नहीं होती हैं, सजाओं का प्रावधान कम से कम दीवानी मामलों जैसी शक्तियाँ होती हैं। गवाहों को बुलाना, साक्ष्यों को स्वीकार करना, कागजों की जांच करना, न्याय का आदेश पारित करना, ये सभी पावर्स देखने को मिलती हैं। अच्छा, कोर्ट के आदेश क्या बाध्यकारी होते हैं? हाँ, ईएसआई कोर्ट का आदेश बाध्यकारी होता है, जैसे सिविल कोर्ट के आदेश की तरह ही लागू किया जाता है। तो एक तरह का सिविल कोर्ट होता है, ठीक है। अगर बात करी जाए अपील की तो धारा 82 के तहत यहाँ पे अपील भी लगती है। अगर इस कोर्ट के आप जजमेंट से संतुष्ट नहीं हो तो 82 के तहत अपील लगा सकते हो। ईसाई कोर्ट के फैसले से अगर असंतुष्ट हो आप तो आप किसी भी आपके स्टेट हाई कोर्ट में अपील लगा सकते हैं, ठीक है। तो ईसाई कोर्ट के आदेश के 60 दिन के अंदर आपको अपील करनी होती है। अपील तभी स्वीकार होगी जब कोई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा होगा, भाई जरूरत हो तभी अपील स्वीकार होगी। यहाँ पे आपकी कुछ धाराएँ इम्पोर्टेंट लिख दी गई हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हो। मैं एक बार समझा दूँ। देखिए, पहली धारा में आपको पता ही है कि इसको एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बोला जाएगा, पूरे भारत में ये लागू होगा, ये चीज़ तो पता है ना? इसे धीरे-धीरे विभिन्न राज्यों में लागू किया गया था, ठीक है। परिभाषाएँ दी गई हैं धारा 2 के अंतर्गत कि कौन बीमित व्यक्ति होगा तो जो ईएसआई योजना के तहत कवर हो, है ना? नियोक्ता कौन होगा? जो कर्मचारी को रोजगार देता हो, कर्मचारी जो 21,000 से ऊपर की वेतन पाता हो, है ना? संस्थान यानी कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तो उनको हम कह सकते हो संस्थान या जगह कह सकते हो जहाँ पे व्यक्ति काम कर रहे हैं। धारा 38 की बात करी जाए तो बीमा की यहाँ अनिवार्यता की बात की गई कि सभी जितने भी योग्य कर्मचारी हैं उनको अनिवार्य रूप से ईएसआई स्कीम में रजिस्टर्ड करना होगा, है ना? और नियोक्ता यानी कि मालिक को हर कर्मचारी के लिए योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन करना होगा, उसके हिस्से का पैसा जमा करना होगा उसकी सैलरी से काट करके। अंशदान दर की बात की गई, नियोक्ता कुल वेतन का 3.5% अंशदान देगा, कर्मचारी अपने वेतन का 0.75% देगा और सरकार चिकित्सा सेवाओं का कुछ खर्च उठाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अंशदान की बात की गई, यानी कि 100 रुपये अगर आपको मिलते हैं तो 0.75 पैसा आपको खुद देने हैं। उसके अलावा 3.5 रुपये, 3.25 रुपये देगी कौन? आपकी मालिक की कंपनी, और सरकार अपने हिस्से से जितना भी देना चाहे उसकी लिमिट नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से आपका 4 रुपया कम से कम जमा होगा हर महीने के तौर से। बात करें आगे इसकी कि 46 में बताया गया है कुछ उपलब्ध लाभ, तो चिकित्सा लाभ मिलेगा कि भाई कर्मचारी और परिवार को निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी। बीमारी पे लाभ यानी कि वेतन का 70% भुगतान बीमारी होने पर, जब आदमी काम पे नहीं कर पा रहा है तो 91 दिन तक उसको फ्री बेनिफिट मिलेंगे। और जब मैटरनिटी बेनिफिट 100% 26 सप्ताह तक उसको बगैर काम के पैसे दिए जाएंगे, मतलब छुट्टी होने पर जब वो महिला प्रेग्नेंट होती है ना? डिसेबिलिटी बेनिफिट यानी विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर भुगतान, कितने परसेंट डिसेबल है, 40% है, 30% है, 20% है, उसी हिसाब से भुगतान मिलेगा। जो भी डिपेंडेंट है यानी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को पेंशन की व्यवस्था की बात की गई है। अंतिम संस्कार के लिए 15,000 की सहायता, ये 46 के तहत यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं। और यहाँ पे 51 धारा में बताया गया है विकलांगता के लाभ, यदि कोई कर्मचारी कार्यस्थल के दौरान घायल हो जाता है तो विकलांगता लाभ मिलता है। स्थायी विकलांगता पे जीवन भर मासिक पेंशन और अस्थायी पर औसत वेतन का 90% जब तक वो काम पे न लौट आए। यहाँ धारा 56 बोलती है चिकित्सा लाभ यानी बीमाकृत व्यक्ति को उसके परिवार से को मुफ्त चिकित्सा लाभ मिलेगी। इस पे ओपीडी यानी कि जो पर्चा बनता है उसका लेकर हॉस्पिटल का खर्चा, सर्जरी, दवाइयाँ, सभी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती हैं। 75 विवादों का समाधान यानी कि कोई कर्मचारी नियोक्ता किसी भी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो ईएसआई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ईएसआई कोर्ट पे दीवानी पावर होती है तो वो यहाँ पे डिक्रियां निकालती है।
76 में कोर्ट की शक्तियाँ बताई गई हैं, तो गवाह बुलाना, स्वीकार करना, दस्तावेजों की जाँच और निर्णय देना, है ना? और उच्च न्यायालय में अपील की बात की गई है, 60 दिन के भीतर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट आपके 100 आर्टिकलों में 82 आर्टिकल्स के आसपास कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस एक्ट के तहत देखने को मिलते हैं। यहाँ हमारा पहला एक्ट हो जाता है कंप्लीट। बात करेंगे दूसरे एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसको देखते हैं, है ना? किसको न्यूनतम वेजेस अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम बोला जाता है 1948। ये एक्ट हमारा दूसरा एक्ट रहेगा। ऐसे 4 एक्ट पढ़ने थे, दूसरा ये है हमारा। क्या है इसमें देखते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन प्रदान करना, है ना? ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो इस चीज़ की बात है कि मज़दूरों के शोषण को रोकने और उनको आर्थिक स्थिरता देने के लिए अधिनियम लाया गया था। इसका उद्देश्य देखते हैं। पहला चैप्टर है उद्देश्य, है ना? तो लागू करने के पीछे कुछ उद्देश्य यानी कि कुछ यहाँ पे नियम थे, देखते हैं, 1 सेकंड। सबसे पहले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना, यानी कि असंगठित, यानी कि जो किसी संगठन में काम नहीं कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, तो वो असंगठित हो जाते हैं। जैसे हमारे आसपास काम करने वाले मजदूर खेतों में जाते हैं, किसी भी लेबर के साथ जाते हैं, वो संगठित हो जाते हैं। संगठित क्षेत्रों में कार्य करने या असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को उनकी श्रम का उचित मूल्य मिले, उनकी मजदूरी का उचित मूल्य मिले। न्यूनतम वेतन तय करे, यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी श्रमिक अत्यधिक कम वेतन पर काम ना करे। तो न्यूनतम वेतन इसीलिए फिक्स किया जाता है। आज वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में 300 रुपया पर हेड मिनिमम वेजेस दिया गया है, यानी कि 9,000 रुपए से नीचे मासिक किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये एक सिंपल सी है, सबसे न्यूनतम वेतन वो असंगठित क्षेत्रों के लिए बता रहे हैं, है ना? अच्छा, शोषण को रोकना। कई उद्योगों में नियोक्ता और श्रमिकों की उनकी मेहनत के अनुसार भुगतान नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका शोषण हो जाता है, जिससे इस एक्ट के तहत उनका शोषण रुक जाता है। इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। जीवन स्तर में सुधार, न्यूनतम वेतन से श्रमिकों और परिवार की स्थिति में सुधार आती है। वे बेहतर भोजन, शिक्षा, अच्छी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। मान लो किसी भी व्यक्ति को अगर मिनिमम 300 रुपये मिलते हैं, अब वो खेत पे मजदूरी करने के लिए 200 या 150 रुपए में जा रहा है, और जाते भी हैं आज की स्थिति में, अब उनका क्या हो रहा है? शोषण ही हो रहा है, कहने की बात है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको कानूनी ज्ञान होता है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत वो भी लीगल फाइल कर सकते हैं अपने ठेकेदारों के ऊपर, हैं? जो नियोक्ताओं के ऊपर। तो ये चीज़ हो जाती है। आर्थिक असमानता को कम करना, मतलब आर्थिक रूप से जो व्यक्ति असमान हैं, भाई मजदूर हैं, तो उनको समान बनाने के लिए अच्छे पैसे मिलने चाहिए। तो कम वेतन पर काम करने वालों की आय में वृद्धि हो, है ना? यह गरीबी कम करने और समाज में समानता स्थापित करने के लिए एक्ट बहुत अच्छा काम करता है, ये अधिनियम, है ना? अच्छा, औद्योगिक विवादों को रोकना, यानी कि श्रमिकों को उचित वेतन मिलता है, तो वेतन को लेकर हड़ताल, प्रदर्शन की संभावना कम हो जाती है। इससे उद्योगों की उत्पादकता, यानी कि प्रोडक्टिविटी, यानी कि काम करने की क्षमता और कार्यस्थल की स्थिरता बनी रहती, लंबा काम, अच्छा काम होता रहता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, तो उसमें क्या है मिनिमम वेजेस एक्ट से जुड़े हुए प्रावधानों के लिए अनुच्छेद? चलिए देखते हैं। अगर अनुच्छेद की बात की जाए, यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट के से जुड़ा अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए, जैसे हमें पता है अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, ठीक है? तो मिनिमम वेजेस एक्ट में सभी श्रमिकों को समान और न्यूनतम वेतन का प्रावधान मिलता है। कहने की बात है कि अगर मेल हो या फीमेल हो, मेल को अगर 300 रुपए दिए जा रहे हैं, तो फीमेल को भी उसी काम के 300 मिलने चाहिए, समान वेतन का समान पैसा, ठीक है? दूसरी चीज़ है 19(1) के जी क्लॉज़ में बताया गया है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी यह अधिनियम उद्योगों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने से नहीं रोकता, बल्कि मजदूरों के शोषण को रोकता है। मतलब 19(1) जी में बताया गया कि भाई कोई भी मालिक स्वतंत्र व्यापार करे। अब स्वतंत्र व्यापार का मतलब ये नहीं है कि मजदूरों को, मतलब जो भी मजदूर हैं, उन मजदूरों को अपने मन से पैसा दो, मन से 150 दे दो, 200 दे दो, ये नहीं होगा। आप मज़दूरों का शोषण नहीं कर सकते, आप स्वतंत्र हो, ये बात बड़ी है, कि शोषण नहीं होगा। तो 19(1) के जी क्लॉज़ में बताया गया है। 21 क्या बोलता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कर्ममय जीवन जीने के लिए भाई न्यूनतम वेतन की आवश्यकता होती है। भाई जो उस व्यक्ति को एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो न्यूनतम मिनिमम वेजेस तो होना ही चाहिए, तो वो भी एक इसी आर्टिकल के तहत एक कॉन्सेप्ट निकल के कहलाता है। 39 मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएस भी बोलते हैं, है ना?
क्या बोलते हैं, राज्य को भी सुनिश्चित करना होगा कि नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। तो यहाँ राज्य भी ज़िम्मेदार है, नागरिकों को काम दिलाने के लिए अलग-अलग प्रकार की व्यवस्थाएँ लगाएँ, जिससे वो अपनी आजीविका चला सकें। आर्टिकल 21 का भी उनका गर्ममय जीवन बना रहे। 43 न्यायोचित वेतन, यानी कि मज़दूरों को जीवन निर्वाह के लिए लिविंग वेजेज़ मिलना चाहिए। मतलब जितनी ज़रूरत है आज के दौर में एक व्यक्ति को मतलब कम से कम मान के चलो 10 से 15,000 रुपए मिनिमम तो मिलना ही चाहिए, अगर वो बिल्कुल ही गरीब व्यक्ति सही लाइफ जीना चाहता है। एक मतलब गरीबी से थोड़ी-सी उठ करके एक ठीक-ठाक लाइफ जीना चाहता है, तो इतनी वेतन होनी ज़रूरी है, अगर उसके पास घर खुद का है तब की स्थिति में। अच्छा, हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए हैं। विजय कॉटन मिल्स और स्टेट ऑफ अजमेर का मामला है, तो कोर्ट ने कहा था यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, हाई कोर्ट की नहीं, उच्चतम न्यायालय लिखा है। तो क्या बोला, न्यूनतम वेतन कानून आवश्यक है और यह संविधान के अनुच्छेद 1 जी का उल्लंघन नहीं करता है। 1 जी में क्या बोला गया है कि व्यापार में स्वतंत्रता। अब व्यापार में स्वतंत्रता है, लेकिन मजदूरों को कम वेतन दे करके ये स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी, वो शोषण माना जाएगा। तो ये बताया उन्होंने इस मामले में विजय कॉटन मिल के, है ना? सरकार को श्रमिकों के शोषण से रोकने का अधिकार है। कोई भी सरकार श्रमिकों के शोषण को रोक सकती है। उसके बाद आती है यू इनिक्वाई बनाम स्टेट ऑफ केरला। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि न्यूनतम वेतन जो है, मूल वेतन और भत्ते शामिल किए जाने चाहिए। कहने की बात है, न्यूनतम वेतन मिनिमम वेजेस में आपके मूल वेतन रहेगा, है ना? मूल वेतन मान लीजिए आपका 9,000 रुपए है, भत्ते मान लो 2,000 रुपए हैं आपके, तो पूरा वेतन शामिल किया जाना चाहिए, है ना? श्रमिकों को केवल जिंदा रहने योग्य वेतन नहीं, बल्कि जीवन यापन करने योग्य वेतन मिलना चाहिए। मतलब जिंदा रहने के लिए खाना अकेला जरूरी है, लेकिन जीवन यापन करने वाला वेतन मिलना चाहिए जो जरूरी है। उसके बाद आता है एयरफ्राइट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का। तो उसमें कोर्ट ने कहा, किसी भी नियोक्ता यानी कि मालिक को यह अधिकार नहीं है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन से कम दे दे। मतलब मिनिमम वेजेस जो है उतना देना होगा। इन फैसलों से साबित हुआ कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अनुरूप है, यानी कि संविधान के अनुरूप है और श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करता है। तो ये एक्ट जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के बनाया गया था। कुछ यहाँ पे मुख्य विशेषताएँ हैं, यानी कि साइलेंट फीचर्स की बात की गई, तो संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर कैसे लागू होता है। यह अधिनियम उन सभी उद्योगों पर लागू होता है जहाँ मजदूर काम करते हैं, है ना? चाहे वो संगठित हो या असंगठित हो, सभी क्षेत्रों में ये एक्ट लागू किया जाता है। न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है। अगर बात करी जाए न्यूनतम वेतन की समय-समय पर समीक्षा कैसे होती, तो सरकार जो है प्रत्येक 5 साल में एक बार न्यूनतम वेतन को संशोधित कर सकती है कि भाई इस साल अगर हमने बोल दिया 300 रुपये पर दिन है, अगले साल अगर संशोधित करके उसको 350 करना चाहे या 400 करना चाहे तो कर सकती है। बढ़ती महँगाई के कारण या न्यूनतम वेतन दर को समय-समय पर महँगाई भत्ते के साथ जोड़ देती है, जिसको डीए बोलते हैं। डीए मतलब डेयरनेस अलाउंस बोला जाता है। हिंदी में इसको महँगाई भत्ता जोड़ा जाता है। तो इस महँगाई भत्ते के साथ उसकी वेतन बढ़ती रहती है। तो यहाँ सरकारों की क्या भूमिका है, तो केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकार है कि अपने-अपने क्षेत्र में न्यूनतम वेतन निर्धारित कर सकती है। वो कह सकती है किसी भी कंपनी से, तुम कम से कम 9600 रुपए से कम में किसी भी एम्प्लॉयी को नहीं रख सकते हो। तो ये अधिकार है। सरकार है कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के लिए अलग-अलग न्यूनतम वेतन तय कर सकती है कि कृषि कार्यों में मजदूर के लिए इतने न्यूनतम वेतन रहेंगे और गैर कृषि कार्यों ये अलग-अलग रहेंगे। अच्छा, कैसे होता है निर्धारण? तो निर्धारण की बात की धारा 3(6) में, तो न्यूनतम वेतन तय करने के लिए श्रमिकों को 4 तरीके से बाँटा जाता है। एक है अकुशल, यानी कि अनस्किल्ड, जिनके पास स्किल नहीं है, केवल और केवल मजदूर हैं। जैसे कोई भी मान लो रेत या बालू उठा करके घर बनवाने में मदद कर रहे हैं, तो वो कुशल मजदूर नहीं है। एक होता है अर्ध कुशल, जो सेमी स्किल्ड होता है। उसको बता दिया लाइट का थोड़ा ज्ञान है, भाई इस चीज़ को चालू करना है और ऐसी मशीन तुम्हें यूज़ करना है, तो अकुशल। कुशल मतलब पूर्ण रूप से कुशल, जैसे मान लो लाइट फिटिंग का काम करने वाला, रेफ्रिजरेटर सुधारने वाला, उच्च हाईली जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले इंजीनियर या आईटीआई से बने हुए जो टेक्निकल इंजीनियर हैं, छोटे-छोटे, तो ये कुशल श्रमिक हो जाते हैं ना? तो ये 4 तरीके से श्रमिकों को बाँटा गया है।
सरकार न्यूनतम वेतन तय करने के लिए कमेटी प्रणाली और अधिसूचना के माध्यम से निर्णय लेती है। कमेटी बनाती है, फिर सूचना देती है कि भाई इतना न्यूनतम वेतन हम रख रहे हैं। देखते हैं दंड का प्रावधान 22 से 26 में दंड का प्रावधान दिया गया। यदि कोई नियोक्ता कर्मचारियों को न्यूनतम देने से इनकार करता है तो 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना या 6 महीने की जेल उस मालिक यानी कि नियोक्ता पे होगी। न्यूनतम वेतन न देने वाले नियोक्ता पर श्रम न्यायालय में केस किया जा सकता है। जब भी आप अगर किसी भी जगह पर मजदूरी करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको श्रम न्यायालय में जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं अगर आपकी मजदूरी सही नहीं मिल रही है। या डेफिनेशंस दी गई हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू बी में बताया गया है कौन होगी सरकार। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों होती है। यदि कोई उद्योग या प्रतिष्ठान केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है, जैसे रेलवे हो गया, रक्षा विभाग हो गया, रक्षा उद्योग, खनन या तेल या गैस जुड़ी कोई भी प्रतिष्ठित संस्थान जो केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ रहा है और जिसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो आपकी केंद्र सरकार की हो गए हैं। यदि उद्योग राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता हो या तय करने के लिए न्यूनतम वेतन तो वो राज्य में आएंगे। सीधी सी बात समझो कि भाई अगर कोई उद्योग कोई धंधा केंद्र सरकार के अधीन आ रहा है तो वहाँ पे केंद्र के कंट्रोल रहेंगे। कोई धंधा राज्य के अधीन आ रहा है तो राज्य के कंट्रोल में, जैसे रेलवे केंद्र के अधीन में आता है तो ये भी तो धंधा है। खूब गवर्नमेंट हो तो वो केंद्र सरकार इसको कंट्रोल में करेगी। मान लो कोई भी स्टेट का धंधा है, प्राइवेट कंपनी का है चाहे गवर्नमेंट कंपनी का, तो राज्य कंट्रोल करेगी। ये लोग क्या करेंगे कंट्रोल? मिनिमम बेसिस कंट्रोल करेंगे। अच्छा, परिश्रमिक जिसको यही वेजेस यानी कह सकते हो पैसा बोलते हैं दूसरी भाषा में, क्या मिलेगा आपको? तो परिश्रमिक का अर्थ वह कुल धनराशि जो एम्प्लॉयर यानी कि मालिक अपने कर्मचारी को उनकी सेवा के बदले में पे करता है यानी कि भुगतान करता है, पेमेंट मिलता है जो। क्या होते हैं शामिल करने के लिए? सबसे पहले बेसिक पे मिलेगा आपको, है ना? तो उसके बाद मिलेगा आपका डीए यानी कि डिनर्स अलाउंस जिसको महँगाई भत्ता बोलते हैं, फिर मिलेगा बोनस और न्यूनतम वेतन के हिस्से में जो भी दिया जाए, है ना? और आपको मिलेगा इंक्रीमेंट जिसको प्रोत्साहन राशि बोलते हैं। तो बेसिक पे मिलता है, डीए मिलता है, बोनस मिलता है और आपको इंसेंटिव मिलता है। ये सभी चीज़ें बना कर के आपको एक वेतन तैयार किया जाता है। क्या शामिल नहीं होता है? ओवरटाइम इसमें शामिल नहीं होगा, है ना? उसका अलग से पेमेंट मिलेगा ये कहा जाता है। मकान किराया भत्ता अगर आपको किसी बाहरी शहर में किसी कंपनी ने हायर किया है तो मकान किराया अलग से मिलेगा आपको, है ना? भविष्य निधि आपको अलग से, यात्रा भत्ता आपको अलग से। ये आपके भत्ते में यानी कि मेहनत में नहीं होते, ये अलग से मिलते हैं। आपको ध्यान रखेंगे इस बात को। रोजगार एम्प्लॉयमेंट 2D में देखने को मिलता है यानी कि रोजगार क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यवसाय या उद्योग व्यापार या पेशे में कार्य करना ही रोजगार होता है। तो रोजगार की परिभाषा सीधी बात है, किसी भी संस्थान में कार्य करना ही रोजगार होता है, चाहे वो संगठित हो या असंगठित हो, दोनों में होता है। सभी प्रकार की नौकरियों को कवर करता है, चाहे वो स्थायी हो या टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। तो भाई ये हो जाता है अधिनियम में कुल केवल उन लोगों पर लागू होता है जो किसी रोजगार में कार्यरत है। कहने की बात है जब व्यक्ति रोजगार में कार्यरत है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तब जाकर के उस व्यक्ति को बेसिक पे यानी कह सकते हो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत ट्रीट किया जाएगा। अगर उसको नहीं मिल रहा तो उसके तहत वो कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। अच्छा, मज़दूर किसे बोलते हैं? मज़दूर वह व्यक्ति होता है जो भाई नियोक्ता के अधीन कार्य करता है ना? उसे सेवा के बदले में पैसा मिलता है। वह व्यक्ति स्थायी या अस्थायी दैनिक तौर से कार्य करने वाला या संविदा तौर से कार्य करने वाला हो सकता है। तो भाई न्यूनतम वेतन अधिनियम उन्हीं पर लागू होता है जो मज़दूर की परिभाषा में आते हैं या कह सकते हो जो रोज़गार कर रहे होते हैं, है ना? मालिक कौन होगा? 2E में बताया गया है मालिक वह होगा जो किसी उद्योग व्यापार प्रतिष्ठान का स्वामी हो या मैनेजर हो जो नियुक्त कर रहा हो, जो कर्मचारियों को कार्य पर रखता हो, वेतन भी देता हो। जो व्यक्ति यह व्यक्ति सरकार, निजी कंपनियां या कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है। भाई नियुक्ता या तो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सरकार भी हो सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है या कोई पर्सनल व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, देखते हैं अनुसूचित रोजगार किसे बोलते हैं? 2G में बताया। अनुसूचित रोजगार का मतलब उन व्यवसायों, उद्योगों, सेवाओं से है जिन्हें सरकार द्वारा अधिनियम के तहत अधिसूचित
किया गया हो। जैसे सरकार समय-समय पर विभिन्न उद्योगों को अनुसूचित रोज़गार की सूची में शामिल करते हैं। जैसे निर्माण कार्य, कृषि कार्य, खनन, कपड़ा उद्योग, ईंट भट्टा, मज़दूरी आदि। या केवल अनुसूचित रोज़गार वाले उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होगा। मतलब अनुसूचित मतलब ऐसे रोज़गार जो अलग से कर देते हैं, जैसे निर्माण से जुड़ा हुआ मामला, कृषि से जुड़ा हुआ, तो ये अलग से सूची बना कर के बता देते हैं कि ये अनुसूचित रोज़गार है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है आपके। न्यूनतम मज़दूरी का निर्धारण कैसे होता है, धारा 3 में बताया गया है। तो यह धारा कहती है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित कर सकती है। तो भाई सरकार कौन कर सकती है? सरकार अलग-अलग डिपार्टमेंट यानी कि अलग-अलग उद्योग में अलग-अलग मिनिमम वेजेस तय कर सकती है, ठीक है? न्यूनतम वेतन को समय-समय पर रिवाइज़ भी कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकार अपने-अपने क्षेत्र में न्यूनतम वेजेस की पूरी व्यवस्था तय कर सकती हैं। सरकार सुनिश्चित करती है कि मज़दूरों को उनकी आजीविका के लिए न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। कैसे किन-किन घटकों को देखा जाता है देखें। यहाँ पे कुछ तत्व देखे जाते हैं। सबसे पहले श्रमिकों का मूल वेतन तय होगा, है ना? क्या होगा? साथ में क्या वहाँ पे कौन-सी सिटी में रह रहे हैं तो भाई उसका महँगाई भत्ता तय होगा। वो किसके अनुसार होगा? वेतन के हिसाब से होगा। विशेष भत्ता किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार दिया जाए तो विशेष भत्ता भी मिलता है। तो ये 3 घटकों का ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे मज़दूरी केवल एक निश्चित राशि ही नहीं बल्कि इसमें महँगाई भत्ता भी शामिल होता है। अच्छा, लागत मूल्य निर्धारण 2D में बताया गया है कि न्यूनतम वेतन निर्धारित समय-समय पर लागत मूल्य सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को ध्यान में रखकर किए जाते हैं कि व्यक्ति को कितनी ज़रूरत है। मतलब आज की स्थिति में एक बच्चे को पढ़ाना, उसको घर चलाना, सब्जी-भाजी सब चीज़ों की व्यवस्था लगा कर के डेली का खर्चा अगर उसका ₹300 है, तो ₹9,000 उसका खर्चा ही हो गया है। उसके अलावा भी उसके पास 5-7 हज़ार रुपए बचने चाहिए। तो इस हिसाब से बोला ₹16,000 हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई है। इस तरीके से तय की जाती है। इससे तय होता है कि मज़दूर के वेतन और जीवन यापन योग्य व्यवस्थाएँ बनी रहें। तो इससे बस उनके जीवन यापन का भी ध्यान दिया जाता है। उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहा जाता है। निर्धारण के लिए अगर बात करी जाए धारा 3 में बताया गया कि न्यूनतम वेतन का निर्धारण कौन निर्धारित करता है तो धारा 3 के तहत सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में न्यूनतम वेतन निर्धारित करती हैं। किन कारकों पे मूलभूत आवश्यकताओं यानी कि श्रमिक परिवार उनकी भोजन, वस्त्र, आवास की लागत इनका ध्यान रखेंगे। किस उद्योग में काम कर रहे हैं, उत्पादन की लागत क्या है, भुगतान करने की क्षमता क्या है। भाई प्रोडक्ट बहुत महँगा बना रहे हैं और उसको दे रहे हैं ₹200 तो उस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है कि उद्योग कितना बड़ा है, कितना छोटा है। अन्य रोजगार और मजदूर स्तर यानी कि समान कार्य के लिए अन्य क्षेत्रों में दिए जा रहे वेतन का विश्लेषण कि भाई और भी रोजगारों में क्या है स्थिति। मान लीजिए आप हीरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई भाई हीरे उसकी मान लो कोयले की खदान में कर रहा है। अब हीरे को तराशने का काम कर रहा है, आपको ₹1,000 पर दिन मिल रहा है, उसको 700 मिल रहा है या 300 मिल रहा है। तो वो कंपैरिजन किया जाता है और यहाँ पे मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत यानी कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन की दर को समय-समय पर संशोधित करना, सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी पहलू यानी कि भविष्य निधि का ध्यान, बीमा, सामाजिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखा जाता तब जाकर के एक व्यक्ति का कह सकते हो वेतन तैयार किया जाता है कि वो भविष्य के लिए भी बचा सके, उसको बीमा कराना उसके लिए भी खर्चा हो सके, सामाजिक सुरक्षा का मतलब परिवार के लिए भी बचा के रखे, बीमार हो तो उसकी स्थिति में सभी पहलुओं को ध्यान में रख के तैयार होता है। न्यूनतम वेतन के लिए श्रेणियों की बात की जाए तो मूल वेतन होता है, मूल वेतन, महँगाई भत्ता यानी कि मज़दूर को मिलने वाला जो बेसिक वेतन होता है उसको मूल वेतन बोलते हैं। मूल वेतन में जब महँगाई भत्ता जुड़ जाता है तो बढ़ती महँगाई के अनुसार वेतन में वृद्धि हो जाती है, उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। न्यूनतम वेतन भुगतान अनिवार्यता यानी कि धारा 12 के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर किसी भी श्रमिक को नहीं दी जाती तो अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा यानी कि कोई भी नियोक्ता मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान नहीं कर सकता क्योंकि यह अवैध होगा नहीं 6 माह तक उसको सजा हो सकती है। वही इसमें दंड और प्रवर्तन की बात की गई 22 में बताया गया है कि न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करता है तो उसको दंडित किया जाता है कि इसके अनुसार इसका भुगतान न करने पर व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल या 500 से लेकर के ₹5,000 दोनों का जुर्माना हो सकता है।
जैसे उदाहरण देख लें कि कृषि में न्यूनतम वेतन का निर्धारण मान लीजिए राज्य सरकार कृषि श्रमिकों के लिए मतलब किसानों के पास काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन अगर 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित करती है, यदि कोई किसान अपने खेत में काम कराने के लिए मजदूर को 250 रुपये देता है, तो इस अधिनियम को उल्लंघन कर दिया उस किसान ने। औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन एक कपड़ा मिल में काम करने वाले श्रमिकों को केवल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 500 रुपये प्रतिदिन मिलना चाहिए, है ना? इसको कपड़ा मिल में, है ना? क्योंकि कपड़ा मिल में लगातार काम करना होता है। यदि मालिक उसको 400 रुपये दिन दे रहा है, तो भाई लेबर कोर्ट में शिकायत दे करके उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो सकती है। यहाँ आपके बड़े-बड़े निर्णय दिए गए हैं। सीवी बोर्डिंग एंड लोडिंग स्टेट ऑफ मैसूर का मामला है। यहाँ बताया गया सरकार को न्यूनतम वेतन तय करते समय उचित कारकों का ध्यान रखना चाहिए। एफ्राइड स्टेट ऑफ कर्नाटक में मतलब बताया गया था कि न्यूनतम वेतन का भुगतान अनिवार्य है, अगर नहीं करता है तो इस नियोक्ता की वित्तीय स्थिति कमजोर हो, भले ही उसकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो लेकिन उसको न्यूनतम वेतन देना होगा। पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट और यूनियन ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 23 के तहत न्यूनतम वेतन न देना बंधुआ मजदूरी के समान ही बहुत बड़ा मामला था कि आप किसी व्यक्ति को न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे, इसका मतलब उसका शोषण हो रहा है और उससे बंधुआ मजदूरी करा रहे हो। मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करी जाए तो इसमें कुछ-कुछ हमने कह सकते हो धाराओं की यहाँ पे चर्चा की है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसमें पता होना चाहिए 31 धाराएँ हैं, पहली चीज़। 2 अनुसूचियाँ दी गई हैं, दूसरी बात, ठीक है? पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? इसमें उन उद्योगों और व्यवसायों की सूची दी गई है, जिन पर ये अधिनियम लागू होगा, कौन से उद्योगों पे होगा, कौन से व्यवसायों पे होगा। दूसरी बताया गया कि इसके अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने वाले जो भी ट्रिब्यूनल हैं, यानी कि कोर्ट हैं, उनकी बात की गई, कौन इन मामलों की सुनवाई करेगा। तो ये धाराओं को देख लेते हैं। धारा कह सकते हो अध्याय 1 में भई, यहाँ पहली धारा में वही चीज़ की जाती है, इनको क्या बोला जाएगा न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 48 कहा जाएगा, पूरे भारत में लागू होगा। सरकार जब इसकी तिथि बताएगी तब से लागू होगा। धारा 2 में परिभाषाएँ दी गई, उद्योग किसे कहेंगे? कोई भी व्यवसाय, व्यापार, निर्माण कार्य होता हो जहाँ वह उद्योग कहेंगे। मिनिमम वेजेस कहेंगे सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन किसी श्रमिक को दिया जाना आवश्यक है। परिभाषा उचित सरकार किसे बोले? जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इस अधिनियम को लागू करें, उसको उचित सरकार या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलेंगे। हाँ, अध्याय 2 में बताया गया है कि न्यूनतम वेतन दरों का निर्धारण कौन करेगा? केंद्र और राज्य सरकारें अनुचित रोजगार के हिसाब से जो भी रोजगार है उसके हिसाब से वेतन तय करेंगी। समय-समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन करेंगी। धारा 4 बोलता है कि न्यूनतम वेतन को मूल वेतन और महँगाई भत्ते के साथ शामिल करना होगा। भई, दोनों चीज़ों को जोड़ करके ही आपको वेतन देना होगा। न्यूनतम वेतन पर तय करने की प्रक्रिया कैसे होगा? धारा 5 अधिसूचना विधि, सार्वजनिक जाँच विधि। एक तो नोटिफ़िकेशन निकाल दे कि भई आज से इतना न्यूनतम वेतन रहेगा। दूसरा है जाँच के आधार पे भी कर सकते हैं। न्यूनतम वेतन की समीक्षा और संशोधन, समय-समय पर न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाएगी, संशोधन भी किया जा सकता है। धारा 7 बोलती है कि सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति सरकार न्यूनतम वेतन तय करने के लिए बोर्ड बना सकता है। वो इसको बताएगा कितनी न्यूनतम वेतन की आवश्यकता है। धारा 8 केंद्रीय सलाहकार बोर्ड यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड स्थापित करेगा सरकार, जिसमें श्रमिकों नियोक्ताओं और स्वतंत्र सदस्यों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। 11 क्या बोलता है न्यूनतम वेतन का भुगतान किस रूप में होगा? तो न्यूनतम वेतन का भुगतान मुद्रा यानी कि कैश या बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। नगद भुगतान भुगतान देना अनिवार्य है, लेकिन सरकार कुछ परिस्थितियों वस्तुओं के रूप में भी भुगतान की अनुमति दे देती। तो इस बात को पकड़े रहना है कि हमेशा मुद्रा के रूप में हो, चाहे बैंक ट्रांसफर हो, चाहे कैश हो, और वस्तु के रूप में ना हो कि भाई इसके बदले, है ना? इस चीज को रोका गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में दिया जाता है। धारा 12 बोलती है न्यूनतम वेतन अनिवार्य भुगतान यानी किसी भी नियोक्ता को श्रमिकों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं मिलना चाहिए। मतलब नियोक्ता हमेशा श्रमिक को जो फिक्स वेतन है वो मिलना चाहिए। शर्तें क्या है कि श्रमिकों के काम के घंटों, विश्राम, अवकाश, ओवरटाइम आदि को रेगुलेट करना है भई, कि न्यूनतम वेतन में भई उसने अगर ओवरटाइम किया तो अगले दिन की ड्यूटी में लगेगी, उसको क्या विश्राम है, सब चीज़ों को काउंट करना अनिवार्य है। निरीक्षण और प्रवर्तन की बात की गई, ओवरटाइम की मजदूरी, यदि कोई कर्मचारी तय समय के
अधिक कार्य करता है तो ओवरटाइम मजदूरी मिलेगी, है ना? तो न्यूनतम वेतन से दुगनी होगी। न्यूनतम वेतन जो भी होगा महंगाई भत्ते के अलावा जो बचा होता है उससे दुगनी होगी। रिकॉर्ड पंजीकरण नियोक्ता का वेतन भुगतान संबंधित सभी रिकॉर्ड रखेगा कौन? नियोक्ता रखेगा। यहाँ निरीक्षकों की शक्तियाँ, निरीक्षक किसी भी प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर सकते हैं, रिपोर्ट की जाँच निरीक्षक कह सकते हो सरकार भेजती है। दावा अधिकारी क्लेम अथॉरिटी को होगी। यदि कोई नियोक्ता न्यूनतम भुगतान नहीं करता है तो हम श्रमिक दावा अधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन नहीं मिला है। अपराध और दंड की बात करिए, धारा 22 में दंड का प्रावधान है कि भाई नियोक्ता श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं देता तो 6 माह तक की जेल, 500 रुपए तक का जुर्माना है, दोनों होगा। 23 बोलती है अन्य अपराधों के लिए यदि कोई अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। 24 बोलती है अभियोजन स्वीकृति, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी, तो यहाँ पे अब सरकार की अनुमति आवश्यक है। धारा 25 पुनरावृत्ति पर कड़ी सजा, यानी कोई भी नियोक्ता बार बार नियमों का उल्लंघन करता है तो कड़ी सजा दी जाएगी। अधिनियम में संशोधन सरकार जब भी चाहे संशोधन कर सकती है। विविध प्रावधान 29 में है, नियम बनाने की शक्ति सरकार को अधिनियम को लागू करने के लिए कोई भी नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर ये वाला हो जाता है एक्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं तीसरे अधिनियम की हम। ये अधिनियम है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, यानी कि वेतन भुगतान अधिनियम। कि जब किसी व्यक्ति को वेतन का भुगतान किया जाता है तो अवैध रूप से कुछ कटौतियां कर ली जाती हैं। उस अवैध कटौतियों को रोकने के लिए भी इस अधिनियम को बनाया गया था। क्या है? इसमें 5 अध्याय 26 धाराएं हैं। अवैध कटौतियों से रोकने के लिए बनाया गया है, इससे श्रमिकों का शोषण ना हो, इसलिए अधिकारियों से उनकी सुरक्षा के लिए बना है। चलिए देखते हैं। इस अधिनियम की बात की जाए तो संक्षिप्त में क्या बोला जाएगा, पूरे भारत में लागू होगा, ठीक है। और केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने की तिथि भी निर्धारित करेगी। धारा 1 यही बोलती है। धारा 2 में क्या बोला जाता है, प्रारंभ में केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू था जिनका मासिक वेतन 100 रुपए था, लेकिन समय के साथ साथ इसकी सीमा बढ़ाई गई। वर्तमान में उन सभी कर्मचारियों पर लागू जिनका मासिक वेतन सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा यानी कि वर्तमान में 24,000 से कम है। मतलब जिनका भी 24,000 से कम है उनकी वेतन की कटौती से संबंधित यहाँ पे नियम है। यह अधिनियम उन सभी कारखानों, रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रों और सभी प्रतिष्ठित संस्थानों पर लागू होते हैं। सरकार इस अधिनियम के माध्यम से सभी संस्थानों यानी कि प्रतिष्ठानों को यह अधिसूचना द्वारा लागू करा देती कि सभी को मानना पड़ेगा। परिभाषाओं की बात करी जाए तो सरकार किसे बोलेंगे, तो भाई यदि प्रतिष्ठान रेलवे, वायु परिवहन, खदान, तेल क्षेत्र या केंद्र सरकार के अधीन उद्योग से जुड़े हुए हैं तो उसको हम सरकार बोल रहे हैं, है ना। जैसे राज्य सरकार इन सभी मामलों में, तो यहाँ सरकार की परिभाषा दी गई है जो जनरली देखने को मिलती है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। कर्मचारी की परिभाषा 2AI में देखने को मिलती है। यदि कोई भी व्यक्ति जो वेतन पर कार्य करता है, चाहे कुशल हो या अर्धकुशल हो या कुशल हो, सभी को कर्मचारी कहेंगे। इसमें तकनीकी परिचालन सुपरवाइजर कर्मचारी भी शामिल होते हैं। नियोक्ता किसे बोलेंगे, कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी कर्मचारी को कार्य पर रखता है तो वह भुगतान देता है तो नियोक्ता होगा। एक 2IB में देखने को मिलता है, कर्मचारी 2IA में देखने को मिलता है। वेतन किसे कहेंगे, है ना, ये 2BI में देखने को मिलती है। मूल वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, ओवरटाइम, प्रोत्साहन, ये सभी चीजें वेतन में शामिल की जाती हैं, है ना। कौन वेतन में चीजें शामिल नहीं होती हैं, जैसे नियोक्ता द्वारा किया गया किसी भी खर्च की प्रतिपूर्ति। मालिक ने कोई भी खर्च किया है भाई, कि किसी मतलब नौकर पे 100 रुपए खर्च कर दिए हैं कि भाई अब तुम्हारी वेतन से काट लिए जाएंगे, वो भविष्य निधि के लिए जो पीएफ में पैसा जमा किया जा रहा है वो वेतन में शामिल नहीं होगा। बोनस जो नियोक्ता ने अपने मन से दिया है, बोनस दिया लो 100 रुपए अलग से, तो वेतन से 100 कम नहीं किए जाएंगे, है ना। यात्रा भत्ता या ट्रेवल अलाउंस तो ये वेतन में शामिल नहीं होते हैं, अलग से ही मिलते हैं। 5वां पॉइंट है वेतन भुगतान की। नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय पर किए गए भुगतान को यहाँ पे संदर्भित करता है कि भाई वेतन भुगतान कैसे होगा, समय पर करना होगा। हाँ, कटौती भी, सभी कटौतियां जो किसी कर्मचारी के वेतन से अवैध और वैध रूप से की जाती हैं उन सभी को कटौतियां कहेंगे, है ना। कटौती वैध हो या अवैध हो उनको कटौती कहेंगे।
इंस्पेक्टर यानी कि निरीक्षक होगा, सरकार द्वारा नियुक्त होगा, जो भी अधिकारी होगा, जो इस अधिनियम के अनुपालन की निगरानी करता है कि कोई भी कंपनी का मालिक इस अनुपालन कर रहा है अधिनियम का या नहीं, वो आपका निरीक्षक हो गया। वेतन की कटौती, कर्मचारी के वेतन से केवल वैध कटौती की जा सकती, धारा 7 के अनुसार वैध कटौतियों को बताया गया है। कौन-कौन है? जैसे कर या अन्य कानूनी कटौती, जैसे आयकर, भविष्य निधि, कर्मचारी निधि, इन सभी से जुड़ी जो कटौती है वो कर सकते हैं, है ना? ऋण की कटौती, अगर कर्मचारी ने मालिक से कोई ऋण लिया है तो किस्तों में दे रहा है तो वो कटौती। अनुशासनात्मक कर्मचारी, यदि कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जुर्माना लगाया गया है, तो वो कटौती कर सकते हैं, ये वैध कटौतियाँ हैं। चौथा है किराया, बिल, बिजली, पानी आदि सुविधाओं की कटौती, कर्मचारी कोई भी निवास, बिजली, पानी शुल्क की कटौती उसको देनी होगी, है ना? एडवांस लिया है तो जो अग्रिम आपने वेतन लिए उसकी कटौती। अवैध कटौती, जो अनुचित कोई भी दंड है, अत्यधिक कटौती करना अवैध है, किसी भी वैध कारण के वेतन काटना किसी भी अवैध कारण के, है ना? वेतन काटना मना किया गया है। तो बताने की कोशिश की गई है कि भई कोई भी अननेसेसरी कटौती नहीं कर सकते हैं। अधिनियम के तहत बड़े-बड़े जो अथॉरिटीज़ हैं, कौन-कौन है, जैसे निरीक्षक सेक्शन 14 में परिभाषित किया गया है। तो निरीक्षक के सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है कि अधिनियम का सही से अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा, सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति करती है। निरीक्षक जो है वेतन भुगतान की जाँच कर सकता है और मालिकों को आदेश दे सकता है। एक दावे प्राधिकरण होते हैं, 15 में बताया गया। यदि कोई कर्मचारी ये दावा करता है कि उसे पूरा वेतन नहीं मिला और बहुत कटौती की गई है, तो धारा 15 के तहत वो दावा कर सकता है किसमें? प्राधिकरण में। सरकार दावे की सुनवाई के लिए अधिकृत अधिकारी नियुक्त कर सकती है। अरे सेक्शन 17 में अपीलीय अधिकारी की बात की गई, यदि नियोक्ता कर्मचारी किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो इस धारा के तहत अपील भी कर सकता है। यहाँ दंड की बात की गई, पेनाल्टी लायबिलिटी, यदि नियोक्ता इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी किया जाएगा। पहली बार करने पे 7500 को जुर्माना और बार-बार करने पे 10,000 का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है। तो ये इस तरीके से नियोक्ताओं को रोका जाता है। अब हम आते हैं चौथे अधिनियम में, जिसको कारखाना अधिनियम यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट बोलते हैं, जो 1948 का अधिनियम है। अब इसको पढ़ते हैं, ये अंतिम अधिनियम है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारा क्लोजर हो जाएगा। क्या है देख, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य श्रमिकों को शोषण से बचाना, सुरक्षित और स्वस्थ कार वातावरण प्रदान करना। मतलब कारखानाओं से जुड़े हुए नियम है कि एक अच्छा वातावरण उनके लिए बना रहे, तो कारखानाओं के लिए हैं नियम दिए गए हैं। देखो, किसे कहेंगे फैक्ट्री या कारखाना? कोई भी परिसर जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी बिजली की सहायता से काम करते हैं, 20 हैं तो बगैर बिजली के कार्य करते हैं, तब भी उसे कारखाना कहेंगे। व्यक्ति, इसमें मालिक, प्रबंधक, अधीक्षक कोई भी हो। श्रमिक, जो भाई व्यक्ति कारखाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा हो, है ना? प्रबंधक, जो दैनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी हो, मतलब जो मैनेजर होता है सभी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है ना? निर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें उत्पादन हो, बदलाव हो, मरम्मत हो, सफाई हो, कुछ भी हो, वो निर्माण प्रक्रिया। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हो गई हैं। निरीक्षण करने वाला स्टाफ, अधिनियम के तहत सरकारें निरीक्षक की नियुक्ति करती हैं। काम क्या होता है? कारखाने में कानून का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका काम देखती हैं। कारखानों का निरीक्षण करेंगे, श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान देंगे, स्वास्थ्य की रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो मैनेजर है, मालिक है, उससे कुछ स्पष्टीकरण मांगना है, श्रमिकों की शिकायतों की जांच करना है। तो सीधी बात है, कारखाना वैध रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी जांच करने के लिए अधिनियम का काम होता है। हाँ, या स्वास्थ्य व सुरक्षा कल्याण के उपाय, अधिनियम के श्रमिकों की स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, उनकी अलग-अलग नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे कि उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कारखाने में स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य है ना? उचित रोशनी होना चाहिए, वेंटिलेशन यानी हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, गंदगी और कचरा नहीं होना चाहिए। तो ये कर्मचारियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सेफ्टी की बात करें, मशीनों के चारों तरफ सुरक्षा के घेरे लगे होने चाहिए। ऊँचाई पर काम करने के लिए वही सुरक्षा उपाय होने चाहिए, जैसे कोई ऊपर काम कर रहा है छत पे, नीचे नेट लगाना अनिवार्य है, गिरे तो कोई दिक्कत ना हो। आग से बचाव के लिए अनिवार्य जो यंत्र है वो होने चाहिए। कारखानों में खतरे की स्थिति स्थिति में आपातकालीन निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब खतरा हो तो आपातकाल व्यवस्था भी होनी चाहिए।
कल्याण की बात की जाए वेलफेयर श्रमिकों के लिए स्वच्छ शौचालय, वॉशरूम की व्यवस्था, प्राथमिक यानी कि फर्स्ट एड की सुविधा, जो चिकित्सा सुविधा होती है ना? कारखानों में कैंटीन और विश्राम गृह भी होने चाहिए। महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट भी होने चाहिए, जो 6 महीने की लीव होती है ना? वयस्कों के लिए कार्य के घंटे भी तय, किसी भी श्रमिक के दिन में अधिकतम 9 घंटे, सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे तक काम कराया जा सकता है ना? कितने? 48 घंटे। अगर 48 घंटे को अगर सप्ताह में काटोगे तो कितने हो जाएँगे? 6 8 48, क्योंकि सप्ताह में हमें कितने 7 दिन में 6 दिन तो काम करना होता, तो पूरे महीने हफ्ते में 48 घंटे से काम ज़्यादा नहीं कर सकते। एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 48 पूरा अधिकतम हो जाता है। लगातार 5 घंटे काम करने के बाद 30 मिनट का विश्राम देना अनिवार्य है। कोई भी श्रमिक सप्ताह के में अधिकतम 60 घंटे तक काम कर सकता है, ओवरटाइम मिला करके, है ना? हर श्रमिकों को सप्ताह में 1 दिन अवकाश देना अनिवार्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, लोगों को पता होना आवश्यक होता है। युवाओं का रोजगार यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में अनुमति नहीं होगी। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए केवल हल्के कार्य करने के लिए अनिवार्य होगा, केवल दिन में रहेगी अनुमति। किशोरों के लिए अधिकतम कार्य घंटा 4.5 घंटा प्रतिदिन तय किया गया है ना? जो 15 से 18 साल की उम्र के हैं। उन्हें रात में 10 बजे से सुबह 10 बजे तक काम करने की अनुमति नहीं होगी। वेतन के साथ कुछ वार्षिक अवकाश, हर श्रमिक को 20 दिन काम करने के लिए 1 दिन का अवकाश मिलेगा, है ना? 20 दिन में एक अलग मिलेगा आपका। 240 दिन काम करने वालों श्रमिकों को वार्षिक अवकाश मिलता है। श्रमिक अपनी छुट्टियों के लिए अगले वर्ष तक जमा कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 30 दिन, है ना? कोई भी श्रमिक अवकाश के दौरान काम नहीं कर सकता है, तो उसे वेतन की छुट्टी दी जाएगी। छोटे-छोटे विशेष अधिकार हो जाते हैं। यहाँ पे हमने वो सभी धाराएँ लिखी हैं। जनरली 120 धाराएँ हैं, इसमें 11 अध्याय हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं वो यहाँ पे मेंशन की हैं। जैसे यहाँ पे प्रारंभिक में परिभाषाएँ 2 में हैं, कारखानों का लाइसेंस बनाना है, धारा 6 के तहत बनेगा, उसका लाइसेंस होना, पंजीकरण होना, वो स्वीकृति करेगी सरकार, वो 6 में है। अधिभोगी द्वारा नोटिस देना आवश्यक है, तो ये ऑक्यूपायर द्वारा नोटिस देना धारा 7 में बताया गया है। यह निरीक्षण से जुड़े प्रावधान धारा 8 में निरीक्षण की नियुक्ति सरकार करेगी। उनके अधिकार हैं कि इन सभी चीज़ों की जाँच करना, है ना? और उसके बाद 10 में बताया प्रमाणित सर्जनों की नियुक्ति यानी कि स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए जिन भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका परीक्षण करना है। 11 से 20 में बताया गया है कि कारखानों की सफाई का ध्यान है। 12 में अपशिष्ट और गंदगी का निस्तारण करना, है ना? 13 में उचित वेंटिलेशन, तापमान का नियंत्रण, 18 में श्रमिकों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, 19 में शौचालय मूत्रालय की सुविधा, ये सब चीज़ें धारा आपकी 11 से 19 तक है। 21 से 41 तक बताया गया है कि सुरक्षा से जुड़े मामले की धारा 21 में मशीनों में घेराव करना अनिवार्य, गतिशील मशीनों का काम करते समय सुरक्षा, खतरनाक मशीनों के युवाओं की नियुक्ति निषिद्ध, जो भी नई उम्र के हैं, धारा 23 में। 24 27 बोलता है महिलाओं बच्चों को कॉटन ओपनर मशीन के पास काम करने की मनाही, जो भी बड़ी बड़ी मशीनें उनसे मनाही। 32 में फर्श सीढ़ियाँ पहुंचते समय रास्ते में सुरक्षा होनी चाहिए। 35 में आंखों की सुरक्षा का उपाय। 38 में आग लगने की में सुरक्षा उपाय। 40 के बी में बताए 1000 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति होना अनिवार्य। अच्छा, एक चीज बता होना चाहिए, अब मैं बता दूं आपको कि ये इसी का पार्ट है ना, पार्ट कह सकते हो 41 के बाद 41 ए में कुछ अमेंडमेंट हुए थे, तो ए से लेके एस तक है, इसी का पार्ट है 41 का, ठीक है? तो 41 ए में साइट अप्रेजल कमेटी का गठन, मतलब खतरनाक उद्योगों के मूल्यांकन करने के लिए एक अलग कमेटी होगी। बी में यानी कि अधिभोगी द्वारा अनिवार्य सूचना का खुलासा। सी में खतरनाक प्रक्रियाओं में अधिभोगी की विशेष जिम्मेदारी। डी में केंद्र सरकार इस को जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार। ई में आपातकालीन सुरक्षा का मानक क्या रहेगा। रासायनिक विषाक्त पदार्थों की सुरक्षा सीमा। जी में सुरक्षा प्रबंधन की श्रमिकों की भागीदारी। एच में श्रमिकों को आसन्न खतरे की सूचना देने का अधिकार जो हो सकते हैं, तो ये अलग से जोड़े गए हैं। कल्याणकारी प्रावधान है कि भाई 42 में धुलाई वॉशिंग की सुविधाएं, प्राथमिक सुविधा चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड व्यवस्था, 46 में कैंटीन, 48 में क्रैच बच्चों की देखभाल करने के लिए, 49 में कल्याण अधिकारी की नियुक्ति।
छठवां है आपका अध्याय आपका 6 है 51 से 66 तक। तो इसमें बताया गया है 51 में साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे से ज़्यादा ना हो। 52 में साप्ताहिक अवकाश, 54 में दैनिक कार्य घंटे की बात करी गई। इसमें विश्राम का अंतराल बताया गया कि विश्राम कैसे होगा। 5 घंटे में 30 मिनट का विश्राम है ना। ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त वेतन। 59 में 66 महिलाओं के रोजगार से जुड़ा मामला यहाँ पे देखने को मिलता है। अतिरिक्त प्रतिबंधन से युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ यहाँ पे साथ में बताया गया है कि छोटे बच्चों के लिए रोजगार प्रतिबंध है ना। किशोरों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक है। बच्चों के लिए कार्य घंटे सीमित हैं। मैं बाल श्रमिकों को रजिस्टर करना अनिवार्य है। तो ये सब चीजें इसमें दी गई हैं। वार्षिक अवकाश और वेतन से जुड़ा मामला है आपका अध्याय 8 में, है ना। श्रमिकों को वार्षिक अवकाश का अधिकार है ना। 79 के तहत 80 में है अवकाश के दौरान वेतन का भुगतान। 81 में कुछ मामलों में अग्रिम भुगतान। बकाया वेतन की वसूली का तरीका। और आपका विशेष प्रावधान यहाँ पे देखने को मिलता है 9 में कि अधिनियम में अन्य परिसरों पर लागू करने की शक्ति। सार्वजनिक संस्थानों को छूट करने की शक्ति। 86 में 87 में खतरनाक संचालन से जुड़े प्रावधान। 88 में कुछ दुर्घटनाओं की सूचना देना अनिवार्य, है ना। 89 में कुछ बीमारियों की सूचना देना अनिवार्य। 51 में सुरक्षा व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण। जो आपका 10वां है इसमें 92 से 111 तक सामान्य अपराधों के लिए दंड। पूर्व सजा के बाद बढ़ा हुआ दंड। निरीक्षणों के कारण बाधा डालने पर दंड। खतरनाक प्रक्रियाओं संबंधित ही वाले में उल्लंघन पर दंड। 97 श्रमिकों को द्वारा किए गए अपराधों के लिए दंड। 99 बाल श्रमिकों की दोहरी नौकरी की अनुमति देने पर दंड। अपराधों की संज्ञान की प्रक्रिया, अपील की प्रक्रिया, श्रमिकों के अधिकार, है ना। उसके बाद 11 आता है आपका जो अंतिम अध्याय है। इसमें सामान्य नियम बनाने की शक्ति 12 में है। 14 में सुविधाओं के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा सरकारी कारखानों पर। अधिनियम की लागू स्थिति। इस अधिनियम के तहत कार्य करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा। सूचना के प्रकटीकरण व प्रतिबंध। अधिनियम की निराशन और बचत धाराएं। ध्यान रखना है हमें 1 से लेके 11 अध्याय हैं। उन अध्याय के बारे में पता होना चाहिए कौन सा अध्याय क्या बोल रहा है, बस। इसके अलावा जो अंदर की बातें हैं उसी अध्याय से हम चर्चा करके निकाल सकते हैं। इन धाराओं को कब तक याद करेंगे, क्योंकि याद करना रोबोट का काम होता है। हमारा काम होता है कॉन्सेप्ट को समझना और उसको सही तरीके से अप्लाई करना। यहाँ आ जाते हैं हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। जैसे नियोजन क्षति की बात की गई इस अधिनियम के तहत, बताइए। तो नियोजन क्षति क्या होता है? जैसे हमने ऊपर चर्चा किया है, किसी भी कर्मचारी को उसके कार्यकाल के दौरान कार्य से संबंधित किसी भी गतिविधि से हुई चोट या बीमारी या मृत्यु होती है तो उसको नियोजन क्षति बोलते हैं। ठीक है, 2:8 में बताया गया कि चोट कार्यस्थल पर संबंधित गतिविधियों के दौरान लगती है। और दुर्घटनाएं, व्यावसायिक बीमारी, यात्रा के दौरान चोटें शामिल होती हैं। यदि चोट किसी दुर्घटना अप्रत्याशित घटना के कारण होती है तो कर्मचारी को ईएसआई अधिनियम के तहत लाभ मिलता है, जो हमने ऊपर चर्चा की थी। अच्छा, निकटतम नियोजक की बात की गई है। इमीडिएट एम्प्लॉयर की। निकटतम नियोजक वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य प्रमुख नियोक्ता के लिए किसी कार्य को कराने हेतु श्रमिकों को नियोजित करता है। वह व्यक्ति अस्थायी संविदा ठेका श्रमिकों की भर्ती कर सकते हैं। यदि कोई ठेकेदार किसी फैक्ट्री के लिए मजदूरों को काम पर रखता है तो निकटतम नियोजक कहलाता है, जबकि फैक्ट्री का मालिक प्रमुख रहेगा। तो इसी चीज है कि भाई मालिक, उसके बाद ठेकेदार और फिर मजदूर, है ना। तो जो बीच का हो गया वो निकटतम नियोजक हो गया है, बस इतनी सी बात। तीसरा है निर्वाह व्यय सूचांक। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की थी, ऊपर चर्चा कर चुके हैं। क्या है कि भाई व्यक्ति को भोजन के अलावा जीवन यापन करने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, है ना, मेडिकल से जुड़ा हुआ हो, इन सभी के लिए भी वेतन मिलना चाहिए। इससे उनका एक कॉस्ट ऑफ लिविंग बने, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। क्या बताता है कि वस्तुओं सेवाओं की कीमतों परिवर्तन के कारण जीवन यापन की लागत कैसे प्रभावित होती है। तो इस अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, देखें।
श्रमिकों के जीवन यापन की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, महंगाई के दर के अनुसार मजदूरी में बढ़ावा होना, श्रमिकों के आर्थिक कल्याण का ध्यान रखना। ठीक है। इस अधिनियम के तहत इसका मुख्य उद्देश्य क्या था न्यूनतम मजदूरी का? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जीवन यापन करना, योग्य मजदूरी प्रदान करना, शोषण को रोकना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, मजदूरी दरों को नियमित करना, श्रमिकों की क्रय शक्ति बनाए रखना, औद्योगिक शांति उत्पादकता को बढ़ाना, ये उद्देश्य थे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में निरीक्षक की शक्तियाँ, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि भई प्रतिष्ठान की निरीक्षण करना, रिकॉर्डों की जाँच करना, श्रमिकों के वेतन के बारे में पूछताछ, अधिनियम में उल्लंघन होने पर रिपोर्ट तैयार करना, अधिनियम का उल्लंघन होने पर वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन, श्रमिकों की शिकायतों की जाँच करना किसका होता है? निरीक्षक। निरीक्षक कौन होता है? जो सरकार नियुक्त करते ही जाँच के लिए एक ऑफिसर होता है। अच्छा, हैजार्डियस प्रोसेस क्या होता है? तो परिसंकटमय प्रक्रिया का तात्पर्य सभी औद्योगिक प्रक्रियाओं उन औद्योगिक प्रक्रियाओं से जहां मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। जैसे रासायनिक कारखानों में क्लोरीन गैस का उत्पादन एक परिसंक्रमण प्रक्रिया है, क्योंकि यह गैस जहरीली होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। फैक्ट्री में महिलाओं की अल्पवयस्कों की नियुक्ति, महिलाओं और अल्पवयस्कों की नियुक्ति पे प्रतिबंध की बात की गई कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने पर प्रतिबंध किनको? महिलाओं को। सुबह कर सकते हैं। भारी मशीनों पर कार्य करने से मना किया जाता है। जो कम उम्र के बच्चे 14 से 18 साल होते हैं, केवल हल्के और गैर जोखिम बड़ी कार्यों में लग सकते हैं। 14 वर्ष से कम बच्चों को पूर्ण रूप से रोका गया है। पूर्णता, नियोक्ता और आंशिक नियोक्ता, यानी कि पर्सनली डिसेबिलिटी, नियोक्ता मतलब दिव्यांगता या व्यक्ति विकलांगता बोलते हैं ना। पूर्ण रूप से जब किसी दुर्घटना, बीमारी के कारण पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है, जैसे रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट से स्थायी रूप से अपंग हो जाना, है ना। आंशिक पता ही है, कुछ हद तक प्रभावित, तो सीमित समय जैसे कोई कर्मचारी उंगली कट जाना, उसकी दक्षता प्रभावित हो जाती है, लेकिन अन्य कार्य कर सकता है। तो ये विकलांगता का जो ऊपर चर्चा की थी हमने। नियोजक के प्रतिष्ठान का भावनात्मक प्रसारण, यानी कि इसका अर्थ है कर्मचारी कार्यस्थल से बाहर कुछ भी परिस्थितियों में कार्यस्थल के अंतर्गत माना जाता है। क्या मतलब है? मतलब ये है, यदि कर्मचारी कार्यस्थल जाते समय, लौटते समय दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे नियोजक क्षति मानी जाएगी। यदि कर्मचारी राज्य बीमा नियम की तरह मुआवजा मिलने का हक बनता है, यदि यह नियम श्रमिकों की सुरक्षा भलाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ये बोनस की परिभाषा। बोनस वह अतिरिक्त राशि है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उसके प्रदर्शन, उत्पादन और लाभ में हिस्सेदारी के रूप में दिया जाता है। पता ही है कि भाई अपनी सैलरी के अलावा मिलने वाला अच्छे प्रदर्शन, अच्छे उत्पादन के हिसाब से उसे में लाभ में हिस्सा दिया जाता है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्पादकता और कुशलता बढ़ाने के लिए, श्रमिकों के उद्योग में लाभ की हिस्सेदारी के लिए, औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए बोनस दिया जाता है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कर्मचारी राज्य बीमा, न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार। तो इस अधिनियम के तहत वही विशेष न्यायालय बनाए गए थे जो विवादों को निपटाता है। शक्तियाँ हैं दावे की सुनवाई करना, न्यायिक जांच करना और मुआवजा संबंधी निर्णय लेना। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। दावे की सुनवाई चाहे बीमा के लाभ हो, योगदान पंजीकरण से जुड़े हुए, है ना, सभी की जांच करना। नियोक्ता द्वारा देय राशि का निर्धारण, कर्मचारी के लिए देय बीमा अंशदान, अन्य लाभों को सुनिश्चित करना, बीमाकृत व्यक्ति और आश्रित को मुआवजा देने से जुड़े विवादों को निपटाना। अगर बात करें क्षेत्राधिकार की, तो सभी प्रकार के बीमा निपटारों को का बात करती है। इस अधिनियम के तहत निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार केवल हाई कोर्ट को होता है। जब भी इस कोर्ट ने जो आपको निर्णय दिया उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की बात की गई है। एक क्वेश्चन आया था जो अलग से ही एक्ट है ना, देख लेते हैं। बोनस की गणना योग्य वेतन और लाभ की उपलब्धता के आधार पे होती है। जैसे बोनस न्यूनतम 8.5% से अधिकतम 20% तक दिया जाता है। बोनस वेतन वेतन बोनस दर और पात्रता अवधि पे कैलकुलेट होता है। कहने की बात है, अगर किसी भी व्यक्ति को 100 रुपए वेतन मिलती है, उसको अगर 10% बोनस दिया जाता है, 100 का 10% 10 रुपए हुए, तो टोटल 110 रुपए मिल रहे हैं। और पात्रता की अवधि, वो तो समय देखा जाता है कब तक का बोनस देना। मान लो पूरे 1 साल का बोनस देना उसको 10 रुपए के हिसाब से, तो 12 महीने का देना, तो 120 रुपए बोनस बढ़ के आ जाता है।
यहाँ एलिजिबिलिटी बताई गई, कर्मचारी वेतन 21,000 प्रति माह से कम होना चाहिए वेतन वेतन में बोनस में। कर्मचारी को न्यूनतम 30 कार्य दिवस पूरे कार्य करने चाहिए। संगठन में 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होने चाहिए, कुछ नियम है। डिस्क्वालिफिकेशन है, कदाचार ना करता हो, मिसकंडक्ट ना करता हो, है ना, इलीगल स्ट्राइक ना करता हो, कर्मचारी को अनुशासन तो बर्खास्त ना किया जा गया हो कि भाई गलत व्यवहार के कारण। अच्छा, प्रतिकार अधिनियम 1923, है ना, कंपनसेशन एक्ट बोलते हैं, के तहत नियोक्ता की देयता। एम्प्लॉय लायबिलिटी कंपनसेशन, यदि कोई कर्मचारी कार्य के दौरान संबंधित गतिविधियों के दौरान घायल हो जाता है, नियोक्ता मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो आश्रितों को मुआवजा मिलेगा। यदि दुर्घटना से स्थायी आंशिक विकलांगता होती तो भी मुआवजा देना होगा। मुआवजा से छूट, यदि कर्मचारी जानबूझ कर आत्मक्षति कर ले, दुर्घटना, नशे की हालत में हो, या कर्मचारी कार्यस्थल पर ना हो और किसी कारण से चोट हो, तो ये पिछले साल हमने पढ़ा था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 48 के तहत मजदूरी की परिभाषा। तो मजदूरी का अर्थ है कर्मचारी को दी जाने वाली संपूर्ण परिश्रम या बेसिस या पेमेंट। नगद भी हो सकती है या प्रकारांत दिया गया वेतन हो सकता है। प्रकारांत मतलब में नगद जैसा। मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अन्न भत्ते सब जोड़े जाते हैं इसमें। न्यूनतम मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित। लिविंग वेज, जो अन्य आवश्यकताएं पूरी करें। उचित मजदूरी, जो न्यूनतम मजदूरी से अधिक उद्योग की उत्पादकता के आधार पर दी जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की मजदूरी हो जाती है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत कटौती की परिभाषा बताइए। मजदूरी से कटौती कानूनी रूप से की गई कटौती वेतन कटौती होती है। कर और सरकार की देयता, पीएफ वगैरह से या बचत योजना से जुड़ी हुई जो कटौतियां होती हैं, है ना, या बीमा कटा रहे हैं, हड़ताल में अनुशासन किया है तुमने, मकान किराया, अन्य सुविधाएं, ये वैध कटौतियां हो जाती हैं। कारखाना अधिनियम के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रावधान क्या है कि स्वच्छता, शौचालय वगैरह, इन सभी चीज की है। पर्याप्त रोशनी, खतरनाक पदार्थों की सुरक्षा, अस्पताल प्राथमिक सुरक्षा, धूल और धुएं से नियंत्रण, ये जो ऊपर हम देख चुके थे, ये सुरक्षा प्रावधान होते हैं। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी की निर्धारण कि भाई सब चीज़ों का ध्यान, सर्वेक्षण का ध्यान, श्रम दर, महंगाई, जीवन यापन का विश्लेषण, सरकार की अधिसूचना, न्यूनतम मजदूरी की जो घोषणा की है उसको जोड़ो, मजदूरी बोर्ड की सिफारिश, सभी मजदूरों और श्रमिकों की सिफारिश, परिवर्तन, संशोधन, सभी चीज़ों को देख करके न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करती है सरकार। कर्मचारी प्रतिकार आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, तो ये सरकारें करती हैं। एक न्यायिक अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। जैसे शक्तियाँ क्या होती हैं कि वे विवादों को निपटाती है, दुर्घटनाओं की जांच करती है, निर्णय लेती है, गवाहों को बुलाने, साक्ष्यों की जांच करना, मुआवजे की राशि निर्धारित करना। तो ये थे सभी हमारे क्वेश्चंस। बाकी ऊपर दिए गए पूरे हमने एक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की गई। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लीगल सेट पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।